आज आपकी माफी है, आज नहीं आपसे सुनेंगे। नहीं बेटा, आपने पढ़ना शुरू किया था कि अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता तो तीन तरीके से कारोबार कर सकता है। एज ए सोल ट्रेडर भी कर सकता है। सोल ट्रेडर की निशानी क्या थी बोला? उसमें सिर्फ एक मालिक होगा, एक मालिक होगा, एम्प्लॉय हो सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई कारोबार कंपनी ना हो और मालिकों की तादाद बढ़ जाए, एक से बढ़ जाए, तो फिर वो हमेशा कौन सा कारोबार हुआ करेगा? वो हमेशा पार्ट। अच्छा, कारोबार की बात हो रही है, कई लोग वैसे भी सोशल वेलफेयर के लिए भी इकट्ठे हुए होते हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ कारोबार की बात कर रहे हैं। और कारोबार आपको पता है कि किसको कहते हैं? मतलब जहां पे आपका इरादा प्रॉफिट कमाने का हो, जहां पे आप कुछ कमाने के लिए कोई एक्टिविटी कर रहे हो, वो आपका कारोबार होता है। तो अगर कोई एक बंदा मालिक हो उसका, तो सोल ट्रेडर। अगर मालिकों की तादाद बढ़ जाए और वो कंपनी ना हो, तो पार्टनरशिप। और मेरे बच्चे, फिर हमने डिस्कस किया था कंपनी भी हो सकती है। कंपनी एक से लेके हजारों लाखों लोगों की भी हो सकती है। लेकिन कंपनी को कभी भी आप सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे किसी भी सूरत में। फिर हमने डिस्कस किया था कि जब कंपनी बन जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2017, तो कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। और ये इंसान अपने मालिकों से सेपरेट पर्सन है। और इस पर्सन के भी वही राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं जो आम इंसानों के होते हैं। इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या था बोला? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। डॉक्ट्राइन किसको कहते थे बोला? असूल। यानी कि इस पर अब वो जो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, एक पर्सन वाला असूल अप्लाई हो गया इस कारोबार के ऊपर। फिर हमने डिस्कस किया था कि मेरे बच्चे, हमारे पूरे सीए के अंदर कहीं पर भी लफ्ज पर्सन आ जाए, उसका मतलब क्या होगा? ये आर्टिफिशियल पर्सन भी है और ये नेचुरल पर्सन भी है। अच्छा, एक चीज सही कर लीजिएगा उसको, कि जब हम लफ्ज लीगल पर्सन बोलते हैं ना, मोस्टली उसमें नेचुरल और आर्टिफिशियल पर्सन दोनों आ जाते हैं। लीगल पर्सन मतलब जो कानूनी तौर पे इंसान हो। भाई कानूनी तौर पे आप भी तो इंसान ही है ना। कि ये तो नहीं कहेगा कि कानून आपको इंसान नहीं मानता, ऐसा नहीं। इसलिए इस टर्म को थोड़ा सा साइड पे रख कर देते हैं हम, कि लीगल पर्सन। इसका मतलब अगर हमने सिर्फ कंपनी को कहीं पे डिनोट करना हो, या तो उसके लिए लफ्ज आर्टिफिशियल पर्सन बोल देंगे, या उसके लिए लफ्ज कंपनी ही बोल देंगे, या उसके लिए लफ्ज कॉर्पोरेशन वगैरह बोल देंगे। याद रखोगे। और अगर हमने कोई चीज सिर्फ यानी कि नेचुरल पर्सन के लिए हो, तो दो ही अल्फाज है, या तो नेचुरल पर्सन या इंडिविजुअल। याद रखेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि आगे जाके वो एक लफ्ज बोलेगा लीगल पर्सन वाला, तो जाहिर बात है कि फिर बंदा कहता है कि नहीं, वो चीज फिर वहाँ सिर्फ कंपनी के लिए रखेंगे लीगल पर्सन, तो फिर थोड़ी सी चीजें खराब हो जाएंगी। ले बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस करनी शुरू की थी इसकी करेक्टरिस्टिक्स, कि कंपनी की करेक्टरिस्टिक्स क्या होती। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है आम इंसानों की तरह, किसी भी जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो दुनिया पर आकर, वही कॉन्ट्रैक्ट कंपनी भी कर सकती है। हाँ, एक शादी का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरे बच्चे। है, एंगेजमेंट होती है ना, एंगेजमेंट, वो भी एक एग्रीमेंट होता है आपका। है तो हाँ, कंपनी वो नहीं कर सकती। कंपनी शादी नहीं करती। कंपनी का मान लो कि अल्लाह माफ करे जनाजा नहीं होता है, मरेगी सही। ये नहीं कहता कि अल्लाह माफ करे कि कंपनी मरेगी नहीं। ले बेटा, खैर, तो कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी, कंपनी के राइट्स भी होंगे और ऑब्लिगेशंस भी होंगे आम इंसानों की तरह। फिर हमने डिस्कस किया था कंपनी उधार ले सकती है। जब उधार लेगी तो कंपनी का उधार कौन वापस करेगा? कंपनी खुद वापस करेगी। मालिक कभी भी किसी भी सूरत में कंपनी का उधार वापस नहीं करते। अच्छा, एक और चीज दिमाग में रखना, मैं बहुत ज्यादा बातें इधर उधर की कम ही करता हूँ। जब मैं कोई चीज बता रहा हूं ना, लाजमी वो कहीं ना कहीं किताब में से आपके सिलेबस से रिलेटेड आपके लिए वो अहम होगी। उसको वैसे ही याद कर लीजिएगा जिस तरह आपको बताया गया होगा। ये ना कहें कि सर हो सकता है कि आगे जाके ये बात उस तरह ना हो जिस तरह सर ने बताई है। तो ये चीजें मेरे से थोड़ी सी याद रखिएगा। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के एसेट्स का लीगल मालिक कौन होता है बोला? वो कंपनी खुद होती है। लेकिन मेरे बच्चे, कंपनी का मालिक कौन होता है बोला? लेकिन शेयर होल्डर भी कैसे मालिक बनते हैं? उसके शेयर्स खरीदे। वो एसेट्स के मालिक नहीं होते कभी भी। वो किसके मालिक होते हैं? सिर्फ उसके शेयर्स के। कंपनी एसेट्स की खुद मालिक होती है। क्यों? क्योंकि कल जब कंपनी अपनी लाइबिलिटीज पे करेगी, तो अपने एसेट बेच के पे करेगी। वो थोड़ी है कि उस वक्त शेयर होल्डर पहुंच जाएंगे, भाई एसेट तो हमारे हैं, तो कंपनी लाइबिलिटी कैसे पे करेगी? इसलिए कंपनी एसेट्स की खुद मालिक होती है। शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन कंपनी में उसके शेयर्स के मालिक होते हैं। याद रखेंगे मेरे बच्चे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि अगर कंपनी ने किसी को उधार पे सामान बेचा हो, या किसी को उधार पे पैसे दिए, तो उससे पैसे भी कंपनी खुद वसूल करेगी। कोई शेयर होल्डर जाके उस बंदे से, डेटर से पैसे वसूल नहीं कर सकता। अगर उसने दे भी दिए, मान लो कि किसी डेटर ने किसी शेयर होल्डर को पैसे दे दिए, तो कंपनी का हक है कि उस बंदे से, डेटर से खुद पैसे रिकवर करे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने वाले जब कंपनी बना देते हैं, तो कंपनी तो खुद एक अलग इंसान बन जाती है। ये इंसान आर्टिफिशियल पर्सन है, ये खुद को मैनेज नहीं कर सकता, ये खुद को नहीं चला सकता। इसलिए कानून, ये कानून के अंदर ही लिखा हुआ, ये हमारी स्वाभिज नहीं है। इसलिए कानून ने ही अपनी किताबों में ये लिख दिया कि कंपनी को चलाने के लिए हमेशा हमें नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। कंपनी को चलाने के लिए हमेशा नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। कंपनी को चलाएंगे चाहे वो सिंगल मेंबर हो, चाहे वो उससे ज्यादा मेंबर्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी को चलाने के लिए हमेशा नेचुरल पर्सन की जरूरत पड़ेगी। और ये चलाने वालों का नाम क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कुछ और अल्फाज भी बोले जा सकते हैं।
बिल्कुल कुछ और अल्फाज भी बोले जा सकते हैं, आप इसको खाली डायरेक्टर भी कह सकते हो, खाली बोर्ड भी कह सकते हो, बीओडी भी कह सकते हो, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का लफ्ज। तो इसको डायरेक्टर, और फिर हमने डिस्कस किया था सर ये डायरेक्टर कहां से आके अपॉइंट होंगे। हाँ नहीं, फिर गलत कर दिया आपने, मोस्टली नहीं हमेशा गलत। आपको लग रहा था मजाक किया मैंने कर। तो ये हमेशा कहां से अपॉइंट होंगे, ये हमेशा शेयर होल्डर में से अपॉइंट होते हैं। लेकिन मेरे उसके साथ यहाँ पे एक और बात भी की थी। हाँ ये हमेशा के साथ है, तो ये कानून ने तो यही कहा था, लेकिन साथ कानून ने एक और लफ्ज बोल दिया, हाँ कुछ जगहों पे एक्सेप्शंस भी होती हैं। वो कितनी है, 4 एक्सेप्शन। यानी कि 4 तरह के डायरेक्टर बगैर शेयर होल्डर के भी हो सकते हैं। उन 4 के अलावा कभी कोई डायरेक्टर मेंबर के अलावा नहीं हो सकता। सिर्फ 4 लोग ऐसे डायरेक्टर हैं जो शेयर होल्डर ना भी हो तो वो बन सकते हो। 4 तरह के डायरेक्टर भी हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया, और ये क्यों किया बोला, याद करें हमने डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर, ये जो पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर है, उसमें मालिक ही कारोबार जब चला रहे होते हैं, तो क्या अगर वो अपना कोई ओहदा रख भी लें, उस ओहदे की कोई जान पहचान होती, उस ओहदे की कोई औकात नहीं होती। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे जब शेयर होल्डर कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं एज ए डायरेक्टर, तो याद रखना वो डायरेक्टर उनका अलहदा होता है और मालिक वो अलहदा है। जब वो कंपनी को एज ए डायरेक्टर चला रहे हैं तो मालिक के तौर पे नहीं चला रहे, वो डायरेक्टर के तौर पे, क्योंकि मालिक के तौर पे कंपनी चलाई ही नहीं जा सकती। कभी कोई शेयर होल्डर कंपनी में किसी तरह का डायरेक्टर नहीं हो सकता, मतलब ये चलाने वाला, ये लफ्ज गलत हो गया, डायरेक्टर तो हो सकता है, मतलब चलाने वाला नहीं हो सकता उसको, कि मैं एज ए शेयर होल्डर कंपनी चला रहा हूं, कानून में है ही नहीं। कानून में चला कंपनी को चलाने के लिए क्या होने चाहिए, डायरेक्टर होने चाहिए। याद रखोगे इस बात को। उसके बाद मेरे बच्चे हमने कल डिस्कस किया था कि कंपनी खुद इंसान है, ये जो भी कमाएगी उसके ऊपर टैक्स भी खुद ही पे करेगी, तो कंपनी के शेयर होल्डर पे नहीं करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था कि कंपनी कोई कानून तोड़ भी सकती है। अगर कंपनी से कोई गैर कानूनी काम हो गया तो उसके लिए शेयर होल्डर या डायरेक्टर जिम्मेदार, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के अंदर, हाँ हमने डिस्कस किया था कि कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पे किसी बंदे का इरादा ही गलत था कंपनी बनाने का। यानी कि आपको आज आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया ना, जैसे कल हमने डिस्कस किया था, और आपका दिल कर रहा है कि खुदा ना खासा मोहल्ले में चर्च का कारोबार करते हैं, तो हमने डिस्कस किया था कि आप कंपनी बना के चर्च का कारोबार करो। कल पुलिस पकड़ने आए, वो कहेंगे वो पर्सन पड़ा हुआ, उसको पकड़ लो। वो कहेंगे वो नजर नहीं आओ, कहता कंपनी बना के कर रहा हूँ भाई, वो छोटी सी दुकान है ना, ये कंपनी बनाई हुई है मैंने, उसके जरिए ये कर रहा हूँ, तो आप उसको पकड़ लो, उसको ज्यादा से ज्यादा उसको खत्म कर दो, वाइंड अप कर दो, और क्या करना है आपने। तो फिर कानून वहां पे हमने डिस्कस किया था कि कानून कहेगा यहाँ पे आपका इरादा ही गलत था, यानी कि आपने ये पर्सन बनाया है ताकि आप गैर कानूनी काम कर सकें। तो फिर हमने ये जो कंपनी होती है ना, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी शेयर होल्डर के सामने एक पर्दे का काम करती है। इस शेयर होल्डर यानी कि दुनिया को शेयर होल्डर नजर नहीं आते, दुनिया को कंपनी नजर आती है, और ये कंपनी खुद एक इंसान है, यही सारे मामलों के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन अगर शेयर होल्डर ने ये कंपनी गलत इरादे से बनाई थी, तो याद रखिएगा कानून इस पर्दे को हटाएगा और इससे इसके पीछे जाके उसके शेयर होल्डर्स को पकड़ेगा। याद रखेंगे मेरे बच्चे इस बात को। यानी कि ये पर्दा शायद धोखा देने के लिए इन्होंने, शेयर होल्डर ने ये करने की कोशिश की होगी। ले बेटा, उसके बाद कल हमने डिस्कस किया था कि सर हमने कंपनी को मालिकों से अलहदा क्यों किया है। ये जगह जगह में सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता कि मालिक और जो कारोबार है वो अलग अलग हो, और कारोबार की अपनी कानूनी हैसियत हो, यानी कि कानून की निगाह में कारोबार खुद एक इंसान हो। ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में नहीं होता। लेकिन सर ये कंपनी में ऐसा क्यों किया है, तो याद करें कल हमने डिस्कस किया था कि इसके पीछे कितनी वजूहात हैं, 3 वजूहात हैं, खाली एक वजह नहीं थी, 3 वजह थी जिस वजह से हमने कंपनी को मालिकों से अलहदा कर दिया। वही कंपनी अलहदा इंसान है और मालिक अलहदा है, और वो 3 वजूहात क्या थी बोला। सबसे पहले लाइबिलिटी, ताकि मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी हो जाए, लिमिटेड, क्योंकि सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में लिमिटेड नहीं होती। क्यों, क्योंकि कारोबार और मालिक अलग अलग होते ही नहीं, और कारोबार की कानून की निगाह में इंसानों वाली कोई हैसियत नहीं होती। तो इसलिए मेरे बच्चे वहां पे कभी भी मालिकों की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। अगर ये कंपनी में भी ऐसे होता तो फिर भी मेरे बच्चे कंपनी के अंदर भी जो पार्टनर थे, जो शेयर होल्डर थे, उनकी लाइबिलिटी कैसी होनी थी, अनलिमिटेड। याद रखें, एक तो वजह ये थी हमने इसलिए कंपनी को उठा के मालिकों से अलहदा एक इंसान बना दिया, भाई तुम अलहदा हो, ये अलहदा इंसान है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, एक हम चाहते थे कि ये शेयर होल्डर जैसे मर्जी बदलते रहे लेकिन कंपनी अपनी जगह पे कायम रहे। अगर जैसे सोल ट्रेडर है, अगर मेरी सामने दुकान है, ये दुकान मैंने किसी और को अगर आप बेच दी तो सारी बात है मेरे बच्चे, अब मैं उसका ना तो मालिक रहा ना वो मेरा कारोबार रहा, रौला ही खत्म हो गया, वो कारोबार ही खत्म हो गया मेरे लिए। तो इसी तरह सेम पार्टनरशिप में है, अगर कोई भी एक पार्टनर छोड़ के चला जाए तो पार्टनरशिप क्या कर जाती है, डिसॉल्व। कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो वहां पे जाकर डिस्कस करेंगे। अगर हम सब लोग सीएफई के पार्टनर हैं, हम में से एक भी छोड़ के जाएगा तो बच्चे ये सीएफई की जो पार्टनरशिप है वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। हाँ उसके बाद भी हम कारोबार को लेकर चल सकते हैं। जो रिमेनिंग होंगे वो नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट करेंगे, पुरानी डिसॉल्व होगी, नया एग्रीमेंट करेंगे, उस एग्रीमेंट के तहत फिर वो उस कारोबार को लेकर चलेंगे। अक्सर होता है
कुछ पार्टनर एक आधा छोड़ के चला जाता है और रिमेनिंग पार्टनर उस कारोबार को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन याद रखना, जैसे ही वो पार्टनर छोड़ के गया था वो पार्टनरशिप खत्म हो गई थी, उसके बाद एक नई पार्टनरशिप करके फिर उस कारोबार को लेकर चला गया। याद रखोगे इस बात को। नहीं बेटा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि ये कंपनी के अंदर इसलिए सेपरेट सेपरेट पर्सन बना दिया कंपनी को, क्योंकि हम चाहते थे कंपनी में क्या आ जाए, परपेचुअल सक्सेशन आ जाए, यानी कि मालिक जैसे मर्जी चेंज होते जा रहे हो, कंपनी अपनी जगह पे कायम रहो, क्योंकि कंपनी खुद इंसान है। कुछ किसी और इंसान को कोई तकलीफ हो रही हो, कोई और इंसान मर रहा हो, आपने शेयर किसी और को सेल कर रहा हो, तो कंपनी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपनी इधर बैठी हुई है, ये इधर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था, तीसरी बात क्या थी बोला, ताकि ऑनरशिप और मैनेजमेंट ये दोनों अलग अलग हो, यानी कि मालिक अगर कंपनी को मैनेज करना भी चाहे तो एज ए डायरेक्टर करें, एज ए ऑनर ना करें, क्योंकि कल अगर कोई मामला हो तो जारी बात है कि एज ए डायरेक्टर हम उनको रिमूव कर देंगे, एज ए शेयर होल्डर हम उनको रिमूव नहीं कर सकते। तो इसलिए मेरे बच्चे ये तीन वजूहात थी। और याद करें, इस टॉपिक को हमने किसी और टॉपिक के साथ भी जाके लिंक किया था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी, क्योंकि पेपर के अंदर वो बड़ी दफा पूछा हुआ है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी बताओ, और ये भी मेरे बच्चे उसी तरह का मिलता जुलता है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी, दोनों तरह से उसको भी कॉन्सिक्वेंसेज के तौर पर लिख सकता है। तो वहां पे पूरी कंपनी को रजिस्टर्ड करने का इफेक्ट था, यहां पे सिर्फ कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है, अपने मालकों से अलहदा हो जाती है, तो सर इस कंपनी को हमने मालकों से अलहदा क्यों किया है, कभी कोई सवाल कर ले तो उसके ये तीन जवाब होंगे। क्या क्या जवाब होंगे बोला उसके, कि कंपनी को मालकों से अलहदा क्यों किया, अलहदा इंसान क्यों बनाया, ताकि मालकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट हो जाए, और परपेचुअल सक्सेशन। याद रखोगे मेरे अच्छे से बात। ले बेटा, यहां तक हमने कल सारा डिस्कस कर लिया। आगे ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को मेरे से थोड़ा सा समझिएगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, तकरीबन सारे अल्फाज वो यूज़ हो जाएंगे जो पूरी किताब में इस्तेमाल हो रहे हैं, तकरीबन, ये नहीं कि हतमी बात है। तो इसलिए मेरे बच्चे कोशिश करेंगे यहीं पे कुछ चीज़ें कवर करने की, ताकि आगे फिर जाके हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो फिर हम जस्ट एक दो दफ़ा रीड किया करेंगे तो हमें समझ आ जाया करेगी। जब बेटा शेयर कैपिटल एंड मेंबर्स, देखो बेटा, कोई भी कारोबार हो, कारोबार को करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, बगैर पैसों के तो कारोबार नहीं होता। ऐसे ही ना मेरे बच्चे। हाँ, अल्लाह माफ करे किसी ने बेकारी बनना हो तो उसके लिए भी मेरे बच्चे अड्डा लेना पड़ता है। ये सिग्नल जो है ये खरीदे बेचे जाते हैं तो गवर्नमेंट के, लेकिन आपको नहीं पता कि इनकी दिन रात खरीदो फरोख्त होती है, और जो भिखारी जहां पे खड़ा होता है आप देखेंगे हमेशा वहीं पे खड़ा होता है। इवन देन इनकी जो जो ट्रैफिक लेन्स होती हैं वो भी सेल होती है। तो किसने कौन सी लेन खरीदनी है, तो ये डिपेंड करेगा। खैर, ये वैसे ये ना कहना कि सर का बहुत एक्सपीरियंस है इसमें कहने का मतलब कि बंदा अब डेली जब सुबह आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो देखते ही रहता है ना यहाँ पे हो क्या रहा है, क्योंकि कभी नहीं हुआ कि वो चेहरे चेंज हुए उस सिग्नल से। है, और छुट्टी भी नहीं करते वो। आप तो छुट्टी करते हो ना डेली बेस पे, है, भिखारी कभी छुट्टी नहीं करते, आप देखिए। खैर, अगर हो भी तो वो किसी और को अपनी ड्यूटी तफवीज कर देते हैं, वहां पे कोई और उस दिन होता है, लेकिन वो उसको कमीशन पे भेजते हैं। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा कारोबार है, उसको कमीशन पे भेजते हैं कि जा आज मेरे सिग्नल पे तूने ड्यूटी देनी है, और इसका हाँ, बहुत कारोबार, ये आपकी सोच। थोड़े फिर सी है गोली मार। वो पिछले दिन एक बच्चा है, वो जो गोल्ड मैन है, वो सोने का कलर करके जो खड़े होते हैं सब, वो कहता है 3 लाख रुपए पर मंथ कमाता है वो छोटा सा बच्चा। अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत है, लेकिन बहरहाल वो तो एक समझ लो कि आर्ट है या जो भी है, वो कोई उस तरह का मामला नहीं है। खैर चले, हालात मेरे बच्चे सब कुछ करने पे मजबूर कर देते हैं, लेकिन ये लोग आदी होते हैं, इन पे तरस ना खाया करो। ये सिग्नल सुगनल वाले ना, ये बड़े अमीर भी हैं और ये आदी भी हैं। इनको अगर आप ये कहेंगे ना कि इनको मैं पैसे दे देता हूँ और मेरा पेपर पास हो जाएगा, तो ये ज़रा थोड़ी सी शायद गलत फहमी है। किसी डिजर्विंग बंदे को दो तो जाहिर बात है जिसका हक है। बेटा, ये उन्होंने अपना धंधा लीगल ही रखा हुआ है मैं रात जब जा रहा था ना, तो एक इन बिटवीन इंसान वो सिग्नल से भाग रहा था, उसके पीछे ट्रैफिक पुलिस वाला भाग रहा था। ये इनकी कोशिश करते हैं इनको भगाने की, लेकिन कहाँ तक है। वो भी बेचारे, उन्होंने भी तो ट्रैफिक मैनेज ही करनी है ना, आखिर वो इन्हीं के पीछे थोड़ी भागते रहेंगे। वो जरा थोड़ी सी दूर जाते हैं, फिर वो फिर जाके वहां पे खड़े हो जाते हैं। ड्यूटी उनकी चेंज 8 घंटे की होती है, इनकी माशाल्लाह 24 घंटे की। खैर वापस है, जब बेटा कोई भी कारोबार हो उसको करने के लिए हमें पैसा चाहिए होता है, पैसे के बगैर कोई कारोबार नहीं होगा। इसी तरह ज्यूम कर लो कि हम कोई कंपनी बनाने का सोचते हैं और देखते हैं कि इस कंपनी को कैसे बनाया जाता है और इसके शेयर्स कैसे बनते हैं। अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दोनों सोच रहे हैं कैसा करते हैं यार, कोई कारोबार करते हैं और उस कारोबार को हम करेंगे कंपनी बना। जब इन्होंने सोचा कि अच्छा इस कारोबार के लिए जाहिर बात है पैसा भी चाहिए होगा, तो कितना पैसा चाहिए होगा, इन्होंने सोचा यार इस कारोबार को शुरू करने के लिए हमें 2 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए। तो दोनों क्या करते हैं, दोनों 1-1 लाख रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे और इस कारोबार को शुरू कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि बात तो सही है।
लेकिन अज्यूम कर लो, चलो इनके साथ कोई एक और बंदे को साथ कर देते हैं, कोई और मिस्टर सी भी है। अच्छा, सी कहता है कि भाई मैं भी आपके साथ हिस्सेदार बनूंगा और मेरे पास है सिर्फ 10,000 रुपये। वो कहता है कि यार इसके पास 10,000 है तो इसको भी साथ शामिल कर लेते हैं। लेकिन अब दिक्कत ये शुरू होगी कि कल जब ये कारोबार चलेगा तो किस बंदे को कितना कितना मिलेगा, इसको भी जरा थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसके पास है 80,000, उसके पास है लाख रुपया, इसके पास है 10,000 रुपये। कहते हैं कारोबार तो हम शुरू कर लेते हैं और तीनों हिस्सा भी डाल लेते हैं उसके अंदर, लेकिन कल जब इसकी कमाई होगी उस कमाई को आपस में बांटेंगे कैसे, उसका क्या करें। कहते ये तो सवाल पैदा हो गया कि भाई किसी ने 10 लगाया, किसी ने 1,000 लगाया, किसी ने 10,000, लाख, जो भी है। तो अब उसके लिए मेरे से यहाँ पे एक तरीकाकार किया जाता है। ये तरीकाकार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी हाउसिंग सोसाइटी में होता है। अज्यूम कर लो कि ये एक जमीन है, ये जमीन का टुकड़ा मैंने खरीद लिया। अब चाहूं तो इस पूरी जमीन के इर्द गिर्द में चार दीवारी करूं और इसमें खुद रहना शुरू कर दूं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मैं चाहता हूं इतनी बड़ा ये जमीन का टुकड़ा तो मैंने अकेले ने रह के यहाँ पे क्या करना है। मैं क्या करता हूं, इस जमीन के हिस्से बना देता हूं, मैं इस जमीन के हिस्से कर देता हूं, छोटे छोटे। मैंने क्या कर दिया, इसके हिस्से कर दिए, कोई 5 मरले का हिस्सा, कोई 10 मरले का हिस्सा, इस तरह करके मैंने हिस्सों में डिवाइड कर दिया इसको। जब हिस्सों में डिवाइड किया तो अब मैंने लोगों को कहा कि आओ भैया यहाँ पे आके कोई हिस्सा खरीद लो, आप भी कोई हिस्सा खरीद लो। तो लोगों ने क्या किया, अज्यूम कर लो एक मिस्टर ए आया, उस मिस्टर ए ने आके यहां से एक प्लॉट खरीद लिया, ये वाला एक प्लॉट खरीद लिया, कॉर्नर का प्लॉट। अब मिस्टर ए ने जब ये कॉर्नर का प्लॉट खरीद लिया मेरे बच्चे, मिस्टर ए ने जब ये कॉर्नर का प्लॉट खरीद लिया मेरे बच्चे, पहले मैं अकेला मालिक था इस पूरी जमीन का। और जब तक मिस्टर ए नहीं आया था, चाहे मैंने हिस्से भी बना के रख लिए थे, इन सारे हिस्सों का शायद मालिक कौन था, वो मैं था अगर देखे, जो सोसाइटी का मालिक। लेकिन मेरे बच्चे जैसे ही मिस्टर ए आया, अब ये सारे जमीन अभी भी मेरी है, स्वाय इस एक टुकड़े के, क्योंकि इस एक टुकड़े को किसने खरीद लिया है, मिस्टर ए ने, और मुझे पैसे दे दिए। करते करते बड़े सारे लोग आए होंगे, ये प्लॉट खरीद लिए होंगे। अब मेरे बच्चे इस सोसाइटी के अंदर बड़े सारे हिस्सेदार बन गए। यानी कि जब भी आप किसी सोसाइटी में प्लॉट खरीदते हो, एक्चुअली उस सोसाइटी एक एक पूरे का पूरा एक टुकड़ा है, और उसमें उस एक टुकड़े के हमने बड़े छोटे छोटे टुकड़े किए होते हैं, और उसमें जितना का आप प्लॉट खरीदते हो उतने का आप भी उसके मालिक बन जाते हो। सेम मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये कंपनी जो हम बनाना चाह रहे थे, इसको बनाने और चलाने के लिए पूरी जिंदगी में, वैसे अज्यूम कर लेते हैं, ये कानून कहता है कि जब आप कोई कारोबार करने जा रहे हो कंपनी बना के, तो कंपनी बनाते वक्त सोचो कि उस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा। जो भी कारोबार उस कंपनी को बना के आप करना चाह रहे हो, उस कारोबार को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा, ये आप शुरू में बैठ के डिसाइड करें, ये कानून कहता है। इसलिए जब भी आप कंपनी बनाने जाएंगे तो कानून के मुताबिक सबसे पहले सोचेंगे, ये जो मैं कारोबार करने जा रहा हूं ना, इस कारोबार को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा। तो अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए बी सी ये कारोबार करने जा रहे थे, इन्होंने सोचा कि जो कारोबार हम करने जा रहे हैं, इस कारोबार को पूरी जिंदगी में कितना पैसा दरकार होगा। उन्होंने सोचा कि यार इसको पूरी जिंदगी में 1 लाख चाहिए होगा, अज्यूम कर लो, आसान रख लेते हैं इसको। उन्होंने क्या, ऐसा करते हैं कि फिर ये 1 लाख, ये समझ लो ये पूरी कंपनी की वर्थ क्या है, 1 लाख रुपए। जैसे ये हाउसिंग सोसाइटी ना पूरा एक जमीन का टुकड़ा था, यहां पे ये पूरी कंपनी की जो वर्थ है वो क्या है, 1 लाख रुपए। लेकिन 1 लाख रुपया एक ही बंदे ने कंट्रीब्यूट थोड़ी करना है, वो तो कई लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है। इन्होंने क्या किया, फिर इस कंपनी के हिस्से करने शुरू कर दिए, इस कंपनी के हिस्से करने शुरू कर दिए। ये पूरा जो हिस्सा था, ये पूरी जो हिस्सा ये कंपनी थी, ये कितने की थी, 1 लाख रुपए की। इन्होंने इसके हिस्से कर दिए और हर हिस्से की एक कीमत रख दी, हर हिस्से की कीमत रख दी। इन्होंने कहा कि एक हिस्सा होगा 10 रुपए का, एक हिस्सा होगा 10 रुपए का। ये पूरी कंपनी 1 लाख रुपए की है, उस पूरी कंपनी के हमने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, और एक टुकड़े की कीमत कितनी रख दी, बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटी की तरह, 10 रुपए। वहां पे 10 रुपए नहीं होते, वहां पे तुम्हारे पास 20 लाख 10 लाख जो भी है। अब ये टुकड़े करके अज्यूम कर लो कि 1 लाख, हकीकत में ये जो 10-10 रुपए के हमने टुकड़े किए हैं, किसके किए हैं, हमने 1 लाख है। अब मेरे बच्चे 1 लाख रुपए के अगर 10-10 रुपए के टुकड़े करते हो तो टोटल टुकड़े कितने बनेंगे, 10,000। 10,000 आपने कंपनी के हिस्से बना दिए। होता है ना कि बात का दो हिस्से भी हो सकते थे, 50-50 हजार के दो हिस्से कर देते, एक मैं खरीद लेता, एक आप खरीद लेते, तो दो मालिक बन जाते और कारोबार को लेकर चलते। ऐसे भी हो सकता था, लेकिन हमने कहा कि हमारे पास तो 50-50 हजार है ही नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, फिर इस कंपनी के 4 हिस्से कर देते हैं, 25-25। उन्होंने कहा कि इतने भी नहीं है, फिर मजीद हिस्से करते हैं। तो करते करते हम इतने मुनासिब पे ले आए ताकि कोई भी बंदा आके उसमें हिस्सेदार बन सके। हमने उसको 10-10 रुपए का टुकड़ा बना दिया, लेकिन फिर टुकड़े भी कितने बन गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम आम चीजों के हिस्से करते हैं, जैसे आप बर्थडे मनाते हो जब केक के हिस्से कर रहे होते हो, ये बिल्कुल उसी तरह आपने हिस्से किए। ऐसे ही ना मेरे, कि मुंह पे लगा देते हो सारे केक, ऐसे करते हो। हाँ, बेशर्मी है मेरे बच्चे, यकीन कर लो।
और बगैरती भी है। थोड़ा सा इसको बढ़ा दो, इसको खाली बेशर्मी तक ना रखो, इसको बगैरती भी बीच में ऐड करो। कुछ और भी ऐड किया जा सकता था, अल्लाह माफ करे, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, क्योंकि रिस्क है मेरे बच्चे, इसकी ताजीम शायद आप इस बात को समझ ही नहीं सकते। एक दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में एंटर हुए, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की। तो जब एंटर हुए, मफहूम बता रहा हूँ, एक रोटी का टुकड़ा वहां से मिला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको साफ किया और उसको तनावल किया, और साथ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कहा कि ये, इसकी कीमत बड़ी अहम है, यानी कि इसकी जो अहमियत है, इस बात से अंदाजा लगा लो कि जब ये किसी के हाथ से चला जाए ना, ये वापस नहीं आता। जब ये किसी से छिन जाए तो उसको वापस नहीं मिलता। तो मेरे बच्चे, ये चीज़ें बड़ी अहम होती हैं, ये जो रिस्क है। तो जिनसे छिन गया है, अल्लाह माफ़ करे, कभी उनसे पूछें कि फिर ये वापस, सच्ची मुच्ची वापस नहीं आता। तो इसके साथ उतना की इस तरह का सलूक करें कि जितना कि कल आप बर्दाश्त कर सकते हैं। तो खैर, ये अल्लाह ताला के अजाब को, अगर अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह, ये यकीन है अल्लाह ताला है, तो फिर ये भी रखें कि ये अल्लाह ताला को नापसंद भी है, और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं। तो ऐसी चीज़ों से मेरे बच्चे ज़रा थोड़ा सा परहेज किया कर। खैर, वापस आए। ले बेटा, हमने क्या डिस्कस किया कि कंपनी के हमने क्या कर दिया, 10-10 रुपए के 10,000 हिस्से बना दिए। अब ये 10,000 हिस्से बना के ना हमने शेयर होल्डर के सामने रख दिया, लो भैया, जिसकी जितनी औकात है वो उतने हिस्से खरीद ले। एक बंदे के पास अज्यूम कर लो, मिस्टर बी के पास था 1,000 रुपया, इसने कहा कि सर मेरे पास तो 1,000 है, मुझे कितने हिस्से मिलेंगे? हमने कहा कि आपको 100 हिस्से मिल जाएंगे। दूसरे ने कहा कि सर मेरे पास तो 5,000 है, हमने कहा कि आप 500 हिस्से ले लो। करते करते हमने क्या किया, ये सारे के सारे हिस्से बेच दिए। जब 10,000 हिस्से बिकेंगे और एक हिस्सा कितने का, 10 रुपए का, तो हमारे पास कितने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? 1,00,000, वो जो हम चाहते थे। अब अगली बात आएगी कि सर कल जब ये कंपनी कुछ कमाएगी तो फिर इनको कैसे मिलेगा? इतने सारे हिस्सेदार बन गए मेरे बच्चे, परसेंटेज होती है। जैसे मान लो कि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो बदले में आपको क्या मिलता है वहां से? डिविडेंड। यानी कि कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए हमेशा होती है, हमेशा कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए होती है। और प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर में डिवाइड किया जाता है, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो मालिकों को, शेयर होल्डर्स को क्या मिलता है कंपनी से? जब तक कंपनी चल रही हो, मालिकों को सिर्फ एक चीज मिलती है, वो डिविडेंड। हाँ, जब कंपनी खत्म हो तो जो क्रेडिटर्स हैं उनकी लायबिलिटी पे करने के बाद अगर कोई एसेट बच जाए, फिर वो एसेट दे दिए जाते हैं, लेकिन वो खत्म होने पे। लेकिन जब कंपनी चल रही हो, वहां पे क्या मिलेगा? डिविडेंड। और डिविडेंड हमेशा प्रॉफिट में से होता है। अगर किसी साल प्रॉफिट ना हो तो पक्की बात है उस साल डिविडेंड भी नहीं होगा। हाँ, बात का जो डायरेक्टर होते हैं, क्योंकि हम पढ़ेंगे आगे जाके, इनकी जिम्मेदारी होती है डिविडेंड को जरा बहाल रखना और देते रहे। तो इसलिए जिस साल ज्यादा प्रॉफिट आए उस साल ये थोड़ा सा पैसा बचा के रख लेते हैं, सारा डिविडेंड के तौर पर नहीं देते, ताकि अगले साल अगर लॉस आए तो हम प्रॉफिट में से, क्योंकि कानून कहता है कि डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ कहां से पे होना है, इसके अलावा कहीं से पे नहीं। क्या रखोगे मेरे बच्चे इस बात को? तो इनको मिलेगा डिविडेंड। अब डिविडेंड कैसे मिलेगा? अज्यूम कर लो इस साल डिविडेंड अनाउंस हुआ 20%। 20% डिविडेंड अनाउंस कर दिया। अब 20% का मतलब क्या है? जिसने 1,000 लगाया होगा, 1,000 के शेयर खरीदे होंगे, उनको कितना मिल जाएगा? 200 रुपया। जिसने 5,000 लगाया होगा उस लिहाज से। बात समझ आ रही? तो इस तरह करके डिविडेंड अनाउंस होती है। तो फिर जिसने जितना पैसा लगाया होता उतना उसको मिल जाता है। और ये जो हमने हिस्से किए, हर हिस्से को एक टुकड़ा कह लो, या उसको हिस्सा कह लो, या उसको शेयर कह लो, इसलिए ज्यादा हिस्से मिला के लफ्ज हिस्सेस बोल दिया जाता है। हिस्सेस की मार्केट, शेयर मार्केट, जिसको स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, वहां पे हिस्से सेल होते हैं, यानी कि यही हिस्से वहां पे सेल होते हैं। ये जो शेयर्स हैं, ये वहां पे सेल होते हैं। क्या रखेंगे मेरे अच्छे इस बात? तो यानी कि वहां पे भी समझो कि प्लॉटों की खरीदो फरोख्त होती है, लेकिन वो जो प्लॉट हैं वो आम सोसाइटी के प्लॉट नहीं, बल्कि किसी कंपनी के आपने प्लॉट बनाए हुए हैं, कंपनी के हिस्से बनाए हुए हैं, और वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। वहां पे लोग यही खरीदो फरोख्त करते हैं इनकी। याद रखोगे थोड़ी बहुत? यार मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, पहले कभी नहीं इस तरह का हुआ करता था मुझे। मेरी नज़दीक की आंख काफ़ी ख़राब हो गई। आप लोग साफ दिखाई दे रहे हो, ये करीब की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को लगेगा फिर ठीक हो गया बस सर अन्य, उन्हें कुछ नज़र नहीं आना। अच्छा, इन्हें डॉट ही ला के कल कि जैसे मैनू नजर आ रहे हैं। सही। चलें, ले बेटा, ये शेयर कैपिटल और इसकी थोड़ी सी समझ आई, थोड़ी सी, कि ये शेयर्स कैसे बनाए जाते हैं और फिर कल मालिकों को मिलता क्या है। तो शेयर्स जो होते हैं, एक्चुअली हमने क्या किए होते हैं, कंपनी के हिस्से बनाए होते हैं, कंपनी को डिवाइड किया होता है, और फिर जिसकी जितनी औकात होती है वो उतने हिस्से खरीद लेता है। कई ऐसे होते हैं जो हिस्से बना के सारे के सारे एक ही खरीद लेता है, सिंगल मेंबर कंपनी, ऐसे भी होता है।
या बात का फैमिली चंद लोग मिलकर एक प्राइवेट कंपनी बना के उसके सारे हिस्से वो खरीद के रख लेते हैं लाल। अच्छा एक और बात, ये नहीं होता, अज्यूम कर लो हमने कितने हिस्से बनाए थे बोला, 10,000, तो टोटल पैसा कंपनी को जिंदगी में कितना चाहिए था, 1 लाख रुपए। अच्छा बात का ये नहीं होता कि लाख के लाख सारे के सारे हिस्से बेच दो। बात का अज्यूम कर लो इस कारोबार को शुरू करने के लिए चाहिए था हमें 20,000 रुपया, लेकिन कंपनी को पूरी जिंदगी में चाहिए था लाख रुपया। पूरी जिंदगी में लाख चाहिए था, लेकिन कारोबार शुरू करने के लिए सिर्फ 20,000 चाहिए था। हम ये नहीं करेंगे लाख के लाख हिस्से बेच के अन्य वाह वहां पे हिस्सेदार इकट्ठे कर लें। फिर हमें उतना की लोगों को बेचेंगे जितना कि हमें पैसों की जरूरत है, ताकि कम से कम मालिक रहें, और वो कल जब कमाएंगे वो आपस में डिवाइड करेंगे। जैसे जैसे शेयर्स बिकते जाएंगे मालिक बढ़ते जाएंगे, और वो जो कमाएंगे वो उसका और मजीद बंटवारा होता जाएगा। तो शुरू के अंदर 20,000 चाहिए, तो अज्यूम कर लो कि 10,000 शेयर्स में से मुझे बताएं 10 रुपए का एक शेयर है, कितने शेयर्स बेच दें कि हमारे पास 20,000 आ जाए। 2,000 शेयर हम बेच देंगे, 8,000 अभी भी हमारे पास पड़े होंगे, और 2,000 बेचेंगे, थोड़े से लोगों ने चंद लोगों ने खरीद लिए होंगे, और कल जब कमाएंगे तो यही कल मजीद पैसों की जरूरत पड़ गई तो फिर ये लोगों को और शेयर ऑफर कर देंगे। करते 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 मैक्सिमम कितने शेयर्स बेच सकते हैं, 10,000। जब 10,000 बिक गए अब मामला खत्म, फिर शुरू हो सकता है, वो आगे जाके डिस्कस करेंगे। याद रखोगे यहां तक की बात। ले बेटा, जो बंदा शेयर्स खरीदता है उसको क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। जो बंदा भी ये जो 10,000 हमने टुकड़े बनाए हैं, जो बंदा भी इन टुकड़ों में से कोई टुकड़ा खरीदेगा, एक एक शेयर भी, कम से कम एक शेयर, ये ना कि आधा शेयर, गुरबत भी लेके पहुंच जाते हैं ना, सर आधा शेयर दे दो, हाँ, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे, कम से कम एक शेयर। बात का होता है अल्लाह माफ कर, मैं ये नहीं कहता गुरबत वाला मामला। बच्चा कहता है कि सर मुझे फीस कम कर, नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं, सर मैं आखिर पे बैठ जाके, यकीन कर ले ऐसे ऐसे मासूम बच्चे भी आते हैं, कहते सर मैं लास्ट पे बैठूंगा क्लास, फीस इतने मासूम बच्चे, यकीन कर, ये मासूम है, ये नहीं अल्लाह माफ करे कि ये कोई चालाक नहीं, उसकी मजबूरी है। और कहता है कि सर अगर आपको लग रहा है कि शायद मैं फ्रंट पे बैठ के आपको कोई सवाल करके तंग करूंगा, ऐसा कोई, मैं नुक्कड़ पे बैठ के सुकून से आपको सुनूंगा। होता ना कि जो बंदा जो ज्यादा बोले, जो इस तरह के फ्रंट पे बैठे और वो एसी के नीचे बैठे और एसी को भी फिट कर सेट कर रहा हो अपने ऊपर, है जैसे आप बस पे बैठते हो तो सारे रास्ते सारे हाथ ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ऐसे ही चल रहे होते हैं। कभी देखा आपने, वो सारे रास्ते एसी सेट कर रहे होंगे कि मेरे एसी की हवा के से उन्होंने चलाई, क्योंकि मैं इधर पे ही था। यकीन कर लो पैसे पूरे कर रहे होते हैं, क्योंकि बीमार भी हो ना फिर भी एसी उन्होंने अपने ऊपर फिट करके लेके जाना। पाकिस्तानी कौन है, ये नहीं पता कि अल्लाह माफ करे कि इससे आप बीमार पड़ सकते हो, मजीद बीमार हो सकते हो, और उसका खर्चा और भी ज्यादा हो। खैर कोई बात नहीं। ये गर्मी है ना, गर्मियों में यहाँ पे लाइब्रेरी में बैठे होते बच्चे तो दो दो तीन तीन एसी चला के ऊपर चादर लेकर, यार नशेइयो बंद कर दो, हैं, क्योंकि बिल खुद नहीं ना पे करना, और ऐसे कहना कि एंजॉय करो भाई, गर्मियों में तुम सर्दी एंजॉय कर रहे हो, इस तो बाद की हो सकता है, चादर ला के पहन, ये हाल ये हाल करते हैं, यकीन कर लो। मैं इसलिए कहता हूँ गरीबों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है, बहुत औखा होता है, सही बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं खुद भी गरीब हूं ना, मैं समझता हूँ। तो बेटा वो सिंगल मेंबर कंपनी बन जाएगी ना, अगर सारे शेयर्स को एक ही खरीद ले तो फिर वो सिंगल मेंबर। बिल्कुल मेरे बच्चे, चलो खैर वापस आ, ले बेटा, ये जो शेयर्स हमने 10,000 हिस्से करके रखे हुए हैं, कहता है ये कोई भी पर्सन खरीद सकता है, ये शेयर्स कौन खरीद सकता है, कोई भी पर्सन ये शेयर्स खरीद सकता है। जब हम पर्सन की बात करेंगे तो फिर पर्सन कौन आ जाएगा, कोई लीगल पर्सन यानी कि नेचुरल पर्सन भी आ जाएगा, और आर्टिफिशियल पर्सन भी आ जाएगा। मतलब एक कंपनी के शेयर्स कोई दूसरी कंपनी भी खरीद सकती है, एक कंपनी के शेयर्स नेचुरल पर्सन भी खरीद सकते हैं। लेकिन एक और बात, अगर एक कंपनी के शेयर 100% ही किसी और कंपनी ने खरीद लिए, तो फिर आगे जाके डिस्कस करेंगे, याद है ना वो पेरेंट कंपनी कह लो, अच्छा लाजमी नहीं 100% से बने, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इस कंपनी की पूरी मालिक ही कोई दूसरी कंपनी हो, कोई नेचुरल पर्सन होगा ही नहीं बीच में। और अब वैसे ही मैं कह रहा हूँ, अज्यूम कर लो, तो जो डायरेक्टर होंगे वो कहाँ से अपॉइंट होते हैं वाला, हमेशा शेयर होल्डर में से। शेयर होल्डर कौन है, ये कंपनी अकेली ही मालिक है, तो वो तो खुद भी नेचुरल पर्सन नहीं है, तो फिर दिक्कत होगी ना यहाँ पे। तो फिर वहां पे वो एक्सेप्शन आ जाएंगे, वो एक्सेप्शन जो चार हमने रखी हुई है ना, यहाँ से फिर वो एक्सेप्शन शुरू हुआ करेंगे। खैर इसको डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, कहता कैपिटल ऑफ ए कंपनी, वो जो पैसा जो कंपनी को चाहिए पूरी जिंदगी में, इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स। हम उसको क्या करते हैं, हम शेयर्स में डिवाइड करके रख लेते हैं। यानी कि कंपनी को पूरी जिंदगी में लाख रुपया चाहिए था, हमने कंपनी के ही लाख हिस्से बना के रख लिए। सादा अल्फाज में हमने कंपनी के लाख हिस्से, वो 10,000 हिस्से नहीं किए, हमने वो जो कंपनी की औकात ही कितनी थी, 1 लाख रुपए, हमने उस औकात के हिस्से बना के रख लिए।
ऐसे कंपनी के क्या हिस्से ना, वो जो कैपिटल था ना जो उसको पूरी जिंदगी में चाहिए था, हमने उसी के हिस्से करके रख लिए। हमने कहा था कंपनी को पूरी जिंदगी में लाख चाहिए, हमने उस लाख के 10-10 रुपए के 10,000 हिस्से बना के रख लिए। है तो वो कंपनी की वर्थ ना, पूरी कंपनी की, इसलिए मैं समझाने के लिए वो बोला था कि कंपनी के टुकड़े कर दो। एक्चुअली कंपनी के कैपिटल के टुकड़े कर रहे होते, लो बेटा। और वो जो टुकड़े किए हैं आपने, उसको क्या बोलते हैं? उसको शेयर्स कहते हैं। तो कंपनी के कैपिटल को हम हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर्स। एंड द शेयर होल्डर मेंबर्स आर इट्स ओनर। और फिर जो बंदा वो शेयर्स खरीद लेगा वो उसका मालिक बन जाएगा। अब यहाँ पे दो अल्फाज हैं, मेंबर भी और शेयर होल्डर भी, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क होता है। ये थोड़ा सा फर्क अभी बता देंगे, बाकी आगे जाके वो खुद पूछेगा, और आई कैप का बड़ा फेवरेट है ये ऑनर। दोनों के लिए लफ्ज बोला जाता है, मेंबर्स के लिए भी शेयर होल्डर के लिए। द टर्म मेंबर एंड शेयर होल्डर कहता है कि अक्सर इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, यानी कि शेयर होल्डर को मेंबर कह दो, मेंबर को शेयर होल्डर कह दो, कोई गुनाह नहीं होता, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कानून कहता है इसमें थोड़ा सा फर्क भी है। और फर्क क्या है, शायद आप I2B के अंदर पढ़ के आए हो। हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होगा। क्योंकि आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी कंपनियां भी होंगी जिसमें शेयर्स ही नहीं होते, है कंपनी लेकिन उसमें शेयर्स हैं ही नहीं, उसके भी मालिक होंगे। तो जिस कंपनी है वो कंपनी, लेकिन उसके शेयर्स ही नहीं है, तो जो बंदा उसका मालिक बनेगा वो शेयर्स खरीदे तो कभी नहीं बनेगा। जब वो शेयर्स खरीद के नहीं बनेगा, इसका मतलब कभी शेयर होल्डर नहीं होगा, वो सिर्फ मेंबर होगा। जो शेयर होल्डर होता है वो शेयर्स खरीद के ही बना होता है, वो शेयर होल्डर भी है, वो मेंबर भी है। लेकिन आगे कुछ कंपनियां हम डिस्कस करेंगे, कल से पढ़ना शुरू करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, तो वहां पे हमें पता चलेगा कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिसमें शेयर्स ही नहीं होते, लेकिन मालिक उसके भी होते हैं। तो इसका मतलब है कि उसके जो मालिक होंगे वो शेयर्स खरीद के बने ही नहीं। जब शेयर्स खरीद के नहीं बने, वो कभी शेयर होल्डर नहीं होंगे। तो लेकिन मेंबर्स तो हैं। इसलिए मेरे बच्चे, हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर भी होता है। पढ़ेंगे इसको, परेशान नहीं हो जाना आपने, पता नहीं ये क्या लफ्ज बोल के। हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि बास का तो बगैर आप शेयर्स के भी मालिक बन जाएंगे, मेंबर बन जाएंगे। हर शेयर होल्डर, पक्की बात है, वो तो मेंबर भी होता, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। हर शेयर होल्डर शेयर खरीद के शेयर होल्डर भी बन जाता है और मेंबर भी। लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता, क्योंकि कुछ कंपनियां हैं उसमें शेयर्स ही नहीं होते। जब शेयर्स ही नहीं होते तो मालिक बनेंगे वो बगैर शेयर्स के मालिक बन जाएंगे, इसलिए वो शेयर होल्डर नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ही होंगे। क्या रखोगे इस बात को? कहता है कि इंटरचेंजेबली यूज कर दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देयर आर फ्यू डिफरेंसेस दैट हैव बीन डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर, वो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसमें फर्क क्या है। तो बेटा अभी तक कोई सवाल हो तो कर लो। हाँ, बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट गिर गई, इससे क्या मुराद होता है? आजकल तो नहीं ना गिर रही स्टॉक मार्केट, नहीं, आज ध्यान रखो, स्टॉक मार्केट ऐसे जा रही है ऊपर जैसे कटी हुई पतंग, रुक ही नहीं रही, और कारोबार सारे दबा हो गए। यानी कि पहली दफा अजीबोगरीब सिलसिला है ये। देखो पहले तो मैं बताता हूँ, जब ये कंपनी अज्यूम कर लो, अच्छा एक थोड़ा सा याद रखना, हर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके वहां पे अपनी शेयर्स की खरीदो फरोख्त नहीं करवा सकती। वहां पे पढ़ेंगे जाके, एक पहले कोई भी टाइप्स जब कल पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें ऑटोमेटिकली सारा कुछ आ जाएगा। कुछ कंपनियां वहां पे जाती हैं जो बड़ी कंपनियां होती हैं, जिनको हम लिस्टेड कंपनियां कहते हैं, सादा अल्फाज में भी ये लफ्ज रख लें। जब वो लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट हो जाती है, उसके वो सारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज के पास पड़े होते हैं, और वहां पे उसकी खरीदो फरोख्त हो रही होती है। अज्यूम कर लो कि मेरे बच्चे, मैं पहले साइकिल पे आया जाया करता था कॉलेज। थोड़े अरसे के बाद आपने देखा कि राणा साहब के पास बाइक आ गई है। फिर थोड़े अरसे के बाद आपने देखा कि मेरे पास गाड़ी आ गई। आप कहीं ना कहीं आप हमसाए रोक के पूछोगे, राणा साहब ऐसा क्या है? मैंने आपको बताया कि मैंने वो फलानी कंपनी के ना कोई 1,000 शेयर्स खरीदे हुए थे। वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी तो प्रॉफिट आ रहे थे। जब प्रॉफिट आ रहे थे तो मुझे क्या मिलता था? उसका डिविडेंड मिलता था। अच्छा, मैंने एक शेयर कितने का खरीदा हुआ था? 10 रुपए का। जब इतना सारा पैसा मेरे पास आ रहा था, तो वहां पे इन्होंने कहा कि ऐसा करें राणा साहब, वो ऐसा नहीं हो सकता, वो शेयर्स आप मुझे भेज दें। अब देखो मेरे पास इतना पैसा आ रहा है, मैं पागल हूं उसको 10 रुपए का बेचूंगा? मैं क्या करूंगा, इनको कहूंगा ठीक है आप मुझे 500 रुपया पर शेयर दो और मुझसे ले लो। यानी कि जो शेयर मैंने 10 रुपए का खरीदा था, मैं कितने का बेच रहा हूँ? 5। और ये किस बेस पे? क्योंकि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, वहां पे प्रॉफिट आ रहे हैं, मुझे डिविडेंड ज्यादा आ रहा है। लेकिन इसका इसी तरह मेरे बच्चे, जिस कंपनी के प्रॉफिट ज्यादा हो उसके मार्केट में उसके शेयर्स की कीमत बढ़ जाती है। और अगर कोई कंपनी गंदा परफॉर्म कर रही हो, उसके लॉसेज आ रहे हो, भाई खुद सोचो कि अगर मैंने 10 रुपए का एक शेयर खरीदा था और मुझे उस कंपनी से कभी कुछ आया ही नहीं, क्योंकि लॉस है, जब लॉस आएगा डिविडेंड थोड़ी आएगा, और 10 रुपया भी मैं वहां पे स्टक करके बैठा हुआ, तो मुझे कितने पैसों का फायदा होगा? वहां पे मैं बेहतर है कि वहां से पैसा निकालूं और बैंक में रख दूं, सूद ही काल। अल्लाह माफ करे, समझा रहा हूँ सिर्फ, क्योंकि बहुत सारे लोग यही काम करते हैं अनफॉर्चुनेटली। अल्लाह ताला बचाए सबको, और बचने का मौका भी दे। बात का बंदा मुसीबत में फंस जाता है, जिस वजह से जो कई नहीं तो ऐप से ही लोन ले लेते हैं,
और ये तो नशे किसी को लोड करवाना होता है, ऐप से लोन लेकर लोड करवा देते हैं और फिर खैर। जी जी। जैसे कंपनी अभी स्टार्ट हुई है तो उसका पूरी जिंदगी का कैपिटल मेजर कैसे किया जाता अंदाजा। है? अगर वो गलत हो तो कोई बात नहीं, इस पे सजा नहीं है। वो कहता है आप अंदाजा लगा लो इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा, अंदाजा। लेकिन अंदाजा औकात में रहते हुए लगाते हैं। ये हमने बताना होता है जब हम डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे ना, वहां पे हम बताएंगे कि हमारी कंपनी का जो ये, इसके लिए लफ्ज बोलेंगे आगे ऑथोराइज कैपिटल। जब ये ऑथोराइज कैपिटल लिखेंगे, जितना कैपिटल लिखेंगे उस लिहाज से आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है। अगर आपने अरबों रुपया लिखवा के ले आओ तो रजिस्ट्रेशन फीस भी उतनी पे करनी पड़ेगी, इसलिए लोग औकात में रहते हुए सारा कुछ करते हैं। तो थोड़ा सा बहुत कुछ आगे सीखने को। ले बेटा, अगर कंपनी बुरा परफॉर्म कर रही होगी तो जाहिर बात है शेयर्स की कीमत क्या होगी उसकी, वो गिर जाएगी। पाकिस्तान में कोई बड़ों की कंपनियों के अलावा, क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ उन्हीं की कंपनियां सही काम कर रही हैं, बाकी तो जो कर रही हैं वो वैसी ही हैं। या वो कंपनियां सही काम कर रही हैं जिनको वो खिलाते बुलाते हैं। उसके अलावा तो बाकी आपने देखा होगा ये पिछले दिनों में वो गुल अहमद, एक अच्छा खासा ब्रांड था टेक्सटाइल के अंदर, वो भी बंद हो गया। तो धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं कारोबार, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज ऐसे जा रही है, उसमें पता नहीं क्या है। वो नून लीग ये तो बड़े अच्छे तरीके से समझाते हैं, पीटीआई वालों को समझ नहीं आ रही उसकी। खैर वापस आ जाओ। और एक सवाल था, ये तो आपका सवाल था ना, मेरा ख्याल आपने सवाल पूछना, पूछें। पूछ लिया सर। अच्छा वो पूछ लिया, अच्छा यही सर, चलिए। ले बेटा, कहता कौन शेयर्स खरीद सकता है, कहता हर लीगल पर्सन। अच्छा यहां से ये फील हुआ कि भाई ये जो लीगल पर्सन कह रहा है ना, इसका मतलब आप लोग भी कौन हो, लीगल पर्सन हो। वैसे कानूनी तौर पे इंसान ही हो ना, चाहे घर वाले नहीं मानते हैं, उनका सलूक ऐसा है आप लोगों के साथ, लेकिन मेरे बच्चे यकीन कर लो आप कानूनी तौर पे इंसान, कुदरती तौर पे भी इंसान हो। कहता है कि एनी लीगल पर्सन कैन ओन शेयर्स इन ए कंपनी, हर लीगल पर्सन, यानी कि जिसको जो कानूनी तौर पे इंसान है, आप लोग तो हो ही हो, लेकिन कानून ने कंपनी को भी इंसान बोल दिया था। इसलिए मेरे बच्चे जब ये लीगल पर्सन की बात करें, इसका मतलब क्या हुआ, उसका दोनों तरफ इशारा है, नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। इसलिए मैंने वहां से वो लफ्ज निकलवा दिया कि भाई इसकी आगे जाके ना इसकी टोन थोड़ी सी बदल गई। तो एनी लीगल पर्सन कैन ऑन शेयर्स, यानी कि ये जो कंपनी के शेयर्स हमने बना के रखे हुए, ये टुकड़े करके रखे हुए, इसको नेचुरल पर्सन भी खरीद सकते हैं और कोई और कंपनी भी खरीद सकती है, कोई और कंपनी भी खरीद सकती है इसको। कहता है कि जिस उसको ये कहने की जरूरत थी, देखो मैं कह रहा हूं अभी तक वो आप लोगों की बेइज्जती कर रहा है, उसको आप पे कतन अभी भी भरोसा नहीं है, पीछे भी उसने भरोसा नहीं किया। अब फिर जाके वो कहता है कि मुझे आप लोगों पे भरोसा नहीं। कहता जब मैंने लीगल पर्सन का लफ्ज बोला तो साथ फिर कह रहा है कि नशेइयो इसमें इंक्लूड है कंपनी में, और आप मुझे कहते हो कि मैं आप पे भरोसा करूं। वो बेचारा जो अन्ना बैठा हुआ, जो आपको देख ही नहीं रहा, मैं तो फिर भी देख रहा हूं आपको, आप काबिल भरोसा हो ही नहीं। देखो ना, हर रोज जो बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, इनको पता है कि यूट्यूब पे लेक्चर अपलोड हो जाएगा, टका के सोवो, मौसम चंगा है, नींद अच्छी आती है। वो गर्मियों की जितनी नींदें खराब हुई हुई थी ना, वो सारी पूरी करनी शुरू कर दी इन्होंने। आपको लग रहा है कि खुदा ना खासा ये सीए पास करेंगे ये बच्चे, किसी का तुक्का लग गया तो फिर आगे भी वो बताएगा बेशरम कि मैं सो सो के पास कर लिया, और जिसको बताएगा वो भी सोएगा और फिर वो रुल जाएगा बेचारा। ये यकीन कर लें, ये आम होता है यहाँ। यार फलाना सब्जेक्ट तो मैंने ऐसे ही कर लिया, पता नहीं कैसे कर लिया उसने। कहता इट इज वेरी कॉमन इन प्रैक्टिस फॉर सम कंपनीज टू ओन सम आर ऑल ऑफ द शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी। कहता है कि बात की कंपनी भी शेयर खरीद सकती है दूसरी कंपनी के। सम टाइम तो ऐसे होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के कुछ शेयर्स खरीदती है, और सम टाइम एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लेती है। इसका मतलब आगे जाके कुछ टर्म्स पढ़ेंगे तो ये वो सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी वाला कॉन्सेप्ट आएगा। इसका फिर नाम क्या होगा, जो 100% शेयर खरीदेगी वो भी देखेंगे। और यहाँ पे एक आई कैप का बड़ा खूबसूरत सवाल भी बनेगा, वो एप्लीकेशन बेस्ड। जैसे चलो मैं बढ़ाऊं सवाल यहीं पे, देखें आप लोग। चले, जो पब्लिक कंपनी होती है ना, पब्लिक कंपनी होती है, उसमें कम से कम अज्यूम कर लो 3 लोग होते हैं। पब्लिक कंपनी में कम से कम कितने शेयर होल्डर होने चाहिए? अभी मैंने टाइप्स नहीं बताई ये पब्लिक प्राइवेट क्या होती है, लेकिन फिर भी पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 शेयर होल्डर, ये अज्यूम कर लो ये है सीएफई लिमिटेड। सीएफई लिमिटेड, इसके, ये पब्लिक कंपनी है, इसके कम से कम कितने शेयर होल्डर होने चाहिए थे? 3। इसके 100% शेयर किसी और कंपनी आई कैप लिमिटेड ने खरीद लिया। कुछ गलत हुआ है यहां पे? कुछ गलत हुआ है? ये देखो नहीं, मुंडी जी नहीं, हालांकि होनी तो शायद उनमें, और नशइयो पब्लिक कंपनी कम से कम 3 मेंबर होने चाहिए थे, और उसके 100% शेयर इसी ने खरीद लिए, तो और तो कोई मेंबर ही नहीं इसके साथ, एक मेंबर तो हो ही नहीं सकता। नहीं समझ आई?
तो खराब हो गया ना, कानून की वायलेशन होगी। एक कंपनी 100% शेयर खरीद के बैठी हुई है, जबकि उसके कम से कम, इसका मतलब एक ही मेंबर रह गया इसका, यही एक ही मेंबर रह गया, जबकि दो मेंबर और भी होने चाहिए थे। 3 मेंबर होंगे तो ये कंपनी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। तो काम तो खराब हो गया ना। अभी कानून बताया, उसके बाद थोड़ा सा सिनेरियो रखा, साथ ही 100% इतने खरीद लिए, कोई मतलब हुआ नहीं। क्या कहने लगे थे। नहीं, परेशान नहीं होना मेरे बच्चे, यकीन कर, ये देखो प्रैक्टिस करती है ना इस बात की। क्योंकि देखो ये जरा थोड़ा सा ना, ये थिंकिंग हमने पैदा करनी है अपने अंदर, कि यहाँ पे कुछ हुआ होगा तो सर कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुई होगा। फौरन से ना कर लो, थोड़ा सा सोच लिया करो। बात समझ आ रही है। तो कुछ गलत हुआ है, अब ये कैसे हुआ करेगा, तो इसका मतलब क्या है सर, ये होली ऑन होल्डिंग या सब्सिडी नहीं होती फिर। इसका मतलब होली ऑन सब्सिडी नहीं होती क्या, एक कंपनी की 100% मालिक कोई दूसरी कंपनी हो ही नहीं सकती फिर सर, पब्लिक कंपनी में हुआ करेगी। ये एहतियातन ये कंपनी क्या किया करेगी, एक शेयर किसी माजू को पकड़ेगी, एक शेयर किसी साजू को पकड़ेगी, इस कंपनी के एक शेयर इसके नाम पे रख देगी, एक इसके नाम पे रख देगी, ये लोग भी मेंबर बन जाएंगे एक एक शेयर के, और ये भी बन जाएंगे। तो इसलिए मेंबर ये पूरे करती है। याद रखोगे इस बात। चलिए, कल हमने डिस्कस किया था, जिम कर लो, ये मिस्टर ए, इसने इस कंपनी के 10,000 शेयर्स में से 100 शेयर्स मिस्टर ए के पास हैं। क्या ये क्यामत तक इसके पास ही रहेंगे? क्यों? आपने क्यों, अल्लाह माफ करे, क्यामत कल भी आ सकती है। हाँ, लेकिन क्यामत का पता आप लोगों को नहीं, क्यों ये क्यों बोल दिया नहीं? बड़े पहुंचे हुए हो, क्यामत का पता, निशानियां पूरी हुई नहीं अभी। नहीं मेरे बच्चे, तकरीबन पूरी होगी, थोड़ी सी रहेगी वो भी लगातार उसी दिन रात मेहनत कर रहे हैं पूरी करने वास्ते। हर आने वाला दिन तुझे क्यामत से नसीब लेके जा, अल्लाह माफ करे। लेकिन वापस है, इसके 100 शेयर्स हैं मेरे बच्चे, ये 100 शेयर इसके पास हैं, ये शेयर्स किसी और मिस्टर एक्स के पास जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। अगर ये मिस्टर ए ये मर जाए, इसकी डेथ हो जाए, तो मेरे बच्चे ये इसकी औलाद है, इसके जो लीगल ऑनर हैं ये, या ये कह लें कि वो क्या बोलते हैं उसके लिए, वो वारिस बोलते हैं, लीगल ओनर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, मादरस, ये क्या है इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या ये कह लें कि ये इसके वारिस, खैर जो भी है। तो ये मर गया तो इसकी औलाद के पास शेयर चले गए, वो मालिक बन जाएंगे। या ये मर्चे, हो सकता है कि इसका दिल कर रहा हो कि मेरा ये बच्चा अभी अभी इसने फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए पास किया है, और इसके बाद जो शेयर्स हैं वो इसको गिफ्ट कर दे, हो सकता है ना ऐसे, ये कर सकता है, उसको गिफ्ट के तौर पे भी दे सकता है। या हो सकता है मेरे बच्चे कि ये शेयर्स वैसे मिस्टर एक्स उसका हमसाया है, ये उसको सेल कर दे, तो फिर भी ये शेयर ट्रांसफर होकर मिस्टर एक्स के पास आ जाएंगे। या हो सकता है मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो जाए, और इंसॉल्वेंट का अभी भी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, ये लफ्ज मैं बार बार बोलूंगा, मेरा ख्याल है कि एक दफा हम ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अज्यूम कर लो कि मेरे बच्चे मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने कई लोगों के लाखों करोड़ों पे करने, और वो लोग जाहिर बात है मेरे जो बड़े गुस्से में आते हैं इसके घर, इसके दरवाजे पे बट्टे मारते हैं, गंदी गंदी गालियां निकालते हैं खड़े होके, और ये बड़ा परेशान है बेचारा। ये क्या करता है, ये इन लोगों से जान छुड़वाने के लिए, इन लोगों से जान छुड़वाने के लिए, पैसे तो है नहीं, ये हर रोज बेचारा थोड़ा सा ऊपर दीवार के पीछे से आवाजें लगाता, अल्लाह दी कसमें मेरे को कुछ नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं तू झूठ बोल रहा है, ये लोग इस पर यकीन नहीं करेंगे। होता भी ऐसे ही है ना, आपने किसी दोस्त को उधार दिया हो और उसने ड्यू डेट पर वापस, और वो जब वो कहता है नहीं यार मेरे पास अभी पैसे नहीं, कभी आप लोगों ने यकीन किया उसका? हो ही नहीं सकता। तो सेम मेरे बच्चे यहां पर भी होगा, ये बड़ी कस्में उठा रहा होगा, अपने छोटे छोटे बच्चे भी बाहर लेकर आ रहा होगा कि भाई मैं इनकी कसम, फिर भी यकीन नहीं करेंगे वो, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, जब ये यकीन नहीं कर रहे थे, ये बंदा चला गया अदालत में। देखो कौन गया अदालत में, डेटर, वो खुद जिसने पैसे देने थे वो खुद अदालत में चला गया, और अदालत में जाके उसने अपील कर दी कि सर मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो, ये मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। ये बाज़ खुद चला जाता है, बाज़ ये जो क्रेडिटर्स हैं ये भी अदालत में जा सकते हैं, दोनों के पास ऑप्शंस होते हैं। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि अज्यूम करो मिस्टर एक खुद चला गया अदालत में के साथ मुझे इनसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दो। अब अदालत ये नहीं होगा, ये एप्लीकेशन दी अभी उसने कि अदालत फौरन से फैसला कर देगी ठीक है सर आप इंसॉल्वेंट हो। अदालत इसको सुनेगी, देखेगी क्या वाकई हालात हैं कि इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाए। इसको सुनने के बाद अज्यूम कर लो कि अदालत ने इसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई आप इंसॉल्वेंट हो, आप दिवालिया हो। जब ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होगा तो इसकी जितनी भी कोई प्रॉपर्टी है, जितनी भी इसके पास कोई प्रॉपर्टी पड़ी होगी, वो अदालत का एक नुमाइंदा होता है, उसको मेरे बच्चे हम क्या बोलेंगे बोला, ये बीलॉ वाले भी तो काफी बच्चे बैठे हुए ना इसमें, ठीक हो गया। तो अदालत का एक नुमाइंदा होगा जिसको ऑफिशियल असाइनी कहते हैं। ये सारी इसकी प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी के पास चली जाएगी, ये सारी प्रॉपर्टी उसको असाइन हो जाएगी। अब मेरे बच्चे क्या होगा, ये इस सारी प्रॉपर्टी को इकट्ठा करेगा, इसको अगर कोई बेचने वाली चीज है बेचेगा,
पैसा इकट्ठा करके इन क्रेडिटर्स को जितना कि दे सकता होगा उस प्रॉपर्टी में से वो पे कर देगा। हो सकता है अभी भी इनके पैसे बच गए, लेकिन अब ऑफिशियल असाइनी, ये अदालत कह रही होगी इन क्रेडिटर्स को कि भैया इस बंदे के पास जो कुछ था हमने इकट्ठा कर करवा के आपको दे दिया, अब इसके पास वाकई कुछ नहीं। लोग अदालत पे यकीन कर लेंगे और अब इसकी जान छूट जाएगी। तो इस तरह लोग क्या करते हैं अपने आप को इंसॉल्वेंट। पिछले दिनों में अगर आपने देखा होगा, नवाज शरीफ के बच्चे ने वहां पे यूके में अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया था। तो लोग क्या करते हैं इस तरह अपनी जान छुड़वा लेते हैं, जिनके पैसे देने होते हैं, अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर। आपने तो यहाँ पे बड़ा वो शादाने बजाने, देखो इंसॉल्वेंट रोल गए, ये कुछ नहीं, उन्हें आप करवाया ताकि जिनके पैसे पूसे देने उनके मर जाए। यहाँ पर भी यही काम कर रहे हैं, वहां पर भी यही काम कर रहे हैं। याद रखोगे मेरे बच्चे, ये इंसॉल्वेंट क्या होता है? अगर ये मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गया तो इसकी सारी जो शेयर्स भी इसकी प्रॉपर्टी है इसके पास पड़े हुए हैं, वो सारे शेयर्स किसके पास चले जाएंगे? ऑफिशियल असाइनी। ऑफिशियल असाइनी ने इसका जो क्रेडिटर था मिस्टर एक्स, वो सारे शेयर उठा के मिस्टर एक्स को दे दिए। अब ये मिस्टर एक्स क्या बन जाएगा? उसका शेयर होल्डर। तो चार तरीके से मेरे बच्चे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं। चार तरीके कौन कौन से हैं? या तो मर गया, या गिफ्ट कर दिए, सेल कर दिए, या इंसॉल्वेंसी में वो शेयर आगे ट्रांसफर हो गए क्रेडिटर्स। याद रखोगे, क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? ऑनरशिप ट्रांसफर हो सकती है शेयर्स में? बिल्कुल ट्रांसफर हो सकती है। कितने तरीके से? चार तरीके से। द शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली। कैसे? सेल करके, गिफ्ट करके एंड इनहेरिटेंस में। लेकिन इसमें इंसॉल्वेंसी वाला भी आप पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, आगे जाके बोल देगा वो। विदाउट सीकिंग एनी अप्रूवल फ्रॉम अदर ऑनर्स एज अपोज टू पार्टनरशिप। देखो मेरे बच्चे, कुछ बच्चों ने पार्टनरशिप पढ़ी, कुछ ने भी नहीं पढ़ी। अज्यूम करो हम सब लोग यहाँ पे सीएफई में पार्टनर हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बुजुर्ग हो गया भैया, अब मुझसे सीएफई के मामला नहीं देखे दुखे जाते, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं सीएफई आप बाकी पार्टनर्स को कहता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी जगह पे अपने बेटे को पार्टनर बनाता हूँ और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मुझे लाजमी तौर पे आप सबकी इजाजत चाहिए। अगर एक भी नाना माना तो मैं अपनी जगह पे किसी और को पार्टनर बैठा के यहां से निकल नहीं सकता। 100% सबकी रजामंदी चाहिए हो, मेजोरिटी के साथ नहीं, सबकी रजामंदी के साथ। तो फिर मैं यहां से निकल सकता हूं पार्टनरशिप से, अगर अदरवाइज मैं पार्टनरशिप से नहीं निकलूंगा। लेकिन मेरे बच्चे कंपनी के अंदर वो कहता है ऐसा नहीं होता। कंपनी में अगर आप शेयर होल्डर हो तो हजारों लाखों और भी शेयर होल्डर होंगे, कई तो शेयर होल्डर एक दूसरे को जानते भी नहीं। तो एक शेयर होल्डर अपने शेयर जैसे मर्जी किसी और को बेचे तो किसी दूसरे को उससे कोई लेना देना नहीं। जिस बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटी की तरह, हाउसिंग सोसाइटी में सारे शेयर होल्डर ही होते हैं, ये सारे आपस में उस सोसाइटी के सब मिला लो, उस सोसाइटी पूरी के मालिक होते हैं। उसमें एक थोड़े के हिस्से का आप भी मालिक हो। अगर आप अपना हिस्सा किसी और को बेचना चाहें तो सोसाइटी के बाकी मेंबर्स को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं होता। याद रखोगे इस बात को। तो इसलिए मेरे बच्चे कहता है कि पार्टनरशिप की तरह यहाँ पे ये नहीं होता कि बाकी पार्टनर से इजाजत लेके आप अपनी मलकियत आगे ट्रांसफर करोगे। यहाँ पे बाकी पार्टनर से पूछे बगैर, शेयर होल्डर से पूछे बगैर आप अपनी ओनरशिप किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं। लो बेटा, 3 मिनट की ब्रेक। 11:05 पे इकट्ठे होते
मैंने देखा है बाहर की बैठा और भी कुछ और भी छोटे से शेर है के ऊपर हार दो वो तो भारी वीडियो कोई ऐसा बच्चा जिसने 4 पेपर रखे हों? देखिए मेरे से हमने डिस्कस किया, क्योंकि आगे कुछ चीजें आएंगी ना, जब टाइप्स ऑफ कंपनी डिस्कस करेंगे, तो फिर ये आपको समझ आ जाएगी कि हम हर शेयर होल्डर को तो मेंबर कह सकते हैं, लेकिन हर मेंबर को शेयर होल्डर क्यों नहीं कह सकते। यानी कि जो शेयर होल्डर है ना मेरे बच्चे, ये है लिमिटेड टर्म, हम डिस्कस करेंगे इसको। ये जो शेयर होल्डर है, ये है एक लिमिटेड टर्म शेयर होल्डर और मेंबर। शेयर होल्डर लिमिटेड टर्म इसलिए है कि जिसके पास शेयर्स होंगे सिर्फ वही शेयर होल्डर कहलाएगा। लेकिन मेंबर मेरे बच्चे एक ब्रॉडर टर्म है, ये एक ब्रॉडर टर्म है। ब्रॉडर टर्म मतलब ये शेयर्स खरीद के भी बंदा मेंबर बन सकता है, बगैर शेयर्स के भी आप मेंबर बन सकते हैं। यानी कि इसमें दो तरह के लोग आते हैं मेंबर में 2 लोग होते हैं, इसमें शेयर होल्डर भी होते हैं और बगैर शेयर्स वाले लोग भी होते हैं। लेकिन मेरे बच्चे अगर हम शेयर होल्डर की बात करते हैं, उसमें सिर्फ शेयर होल्डर ही आता है, इसमें बगैर शेयर वाला बीच में नहीं आ सकता। इसलिए मेरे बच्चे आगे जरा थोड़ा सा रुक जाए, तो इंशाल्लाह ये आपको मजीद समझ आ जाएगी। मेंबर्स होने चाहिए हाँ पीओटीएम की। आई कैप उसके शेयर होल्डर है, बाकी तो मेंबर ऐसे भी तो हो सकते हैं जो शेयर होल्डर नहीं। नहीं, अगर वो कंपनी हैविंग शेयर, ये भी देखेंगे ना, अगर वो कंपनी है ही हैविंग शेयर कैपिटल, तो फिर शेयर्स खरीद के ही मेंबर बनेंगे, ये कानून की रिक्वायरमेंट है। हाँ, वो हम देखेंगे आगे जाके, कोई ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स हैं ही नहीं, तो फिर उसमें मेंबर्स की तादाद की भी कोई लिमिट नहीं होती। ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि फिर मेंबर्स की तादाद में कोई लिमिट नहीं होती, वो जैसे जितने मर्जी बना लें, और दूसरे नंबर पे बगैर शेयर्स के जितने मर्जी इकट्ठे कर लें, उसमें कुछ और चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा सा रुक जाएं, ये चीज़ें इंशाल्लाह आगे जाके क्लियर हो जाएंगी, ये तो क्योंकि थोड़ी सी कबल वक्त ये डिस्कशन शुरू होगी। सर यूएसए डेट क्लियर करने की ट्राई में है, मार्केट ने ऊपर जाके धड़ाम से गिर जाना है। बड़ा ये धड़ाम ना भी करते तो फिर भी गिर ही जाना था इसमें। चलें, खैर, लेकिन बहन उसकी मर्जी, वो कहता कैसे ही गिराना है मैंने। जी बेटा। अगर एक शख्स है उसने यानी कि कर्जा वगैरह लिया बहुत ज्यादा से, फिर उसने वो जायदाद ट्रांसफर कर दी अपने यार किसी चाचे मामे ताए के नाम। देश ही हर वक्त पाकिस्तानी और शैतानी माइंड ना, और वो खाली होके जाके उनको कह रहे हैं। मेरे बच्चे जब ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करते हैं, मैं पहले तो मैंने कहा था कि एप्लीकेशन देती है, फिर अदालत सुनती है वहां पे एप्लीकेशंस को, और फिर जब ऑफिशियल असाइनी अपॉइंट होता है ना, तो फिर एक खास वक्त पीछे डिसाइड किया जाता है कि उतने अरसे में अगर इस बंदे ने कोई सेल की है, या किसी को कोई गिफ्ट दिया है, या किसी तरीके से भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, वो भी रिकवर करो। तो तरीकाकार होता है उसका। मैंने लग रहा है तेरे इरादे खराब ने। नाम की तो क्या वो फिर लायबल नहीं होता बाद में? नहीं, फिर वो कहा, बाद में देखिए वो कहता है कि इंसान को अपनी जिंदगी जीने देना,
वो कह रहा है कि जब उसने कह दिया कि उसके पास कुछ नहीं, और अदालत ने भी ये साबित कर दिया हर तरह से, जो था रिकवर करके दे दिया उनको, वो लोग तो क्रेडिटर को ये होता है कि इसके पास है, ये जानबूझ के नहीं दे रहा। अगर क्रेडिटर को भी तसल्ली हो जाए ना, ये वाकई बेचारा, किसी की जान लेकर तो पैसे नहीं पूरे होंगे, उनको लगे कि वाकई इसके पास कुछ नहीं, वो तसल्ली कर जाते हैं। लेकिन रौला ये है कि किसी पे यकीन कौन करे, जब वो खुद कह रहा होता है कि लोग नहीं मानते, लेकिन अदालत कहते हैं तो वो तसल्ली कर देते हैं, ठीक है भैया। फिर उसके बाद उसकी जिंदगी वो दोबारा से, पढ़ेंगे इसको थोड़ा थोड़ा सा, वन डे चार्ज इंसॉल्वेंट होता है, दोबारा अपनी जिंदगी, तो दोबारा वो पैसों का देनदार नहीं होता। दे दे तो अपनी आखिरत के लिए वो दे दे, क्योंकि पैसे तो मारे हैं ना उसने, वो आखिरत मारने के लिए दे दे, लेकिन वैसे वो देनदार नहीं। ले बेटा वापस हैं, ये जो चीजें ऊपर हमने पढ़ी है ना, थोड़े थोड़े अल्फाज, उन्हीं के आगे वो टर्म्स हैं ये छोटी छोटी, उनको एक्सप्लेन किया हुआ, जो कोई लहदा से टॉपिक नहीं, बस समझा रहा है कि परपेचुअल सक्सेशन पीछे पढ़ के आए हो। वो क्या होती थी बोला, कि कंपनी के जो शेयर होल्डर है, कंपनी के शेयर होल्डर और कंपनी दोनों अलग अलग इंसान है, ये इंसान जैसे मर्जी बदलते रहे, कंपनी अपनी जगह पे कायम रहे। यही परपेचुअल सक्सेशन थी ना। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है, ये नहीं होंगे तो इनका कोई सक्सेसर आ जाएगा। ये क्यों नहीं होंगे, या तो ये मर गए होंगे, या शेयर्स बेच दिए होंगे, या गिफ्ट कर दिए होंगे, या इंसॉल्वेंट हो गए होंगे। तो ये चार वजह हैं जिस वजह से ये नहीं होंगे। जब ये नहीं होंगे तो इन चारों सूरतों में कोई ना कोई दूसरा आ रहा होगा इनकी जगह में। अब ये तो नहीं कहेंगे 9 मई के वाकई में सर वो गैप भी तो हो सकते हैं, तो फिर हैं भी नहीं तो हैं भी, पता नहीं जी भी है सर, तब भी मेरे बच्चे, फिलहाल तो ये जब तक अल्लाह माफ करे बोरी में वापस नहीं मिलते तो ये हैं। अल्लाह भला करे अल्ताफ भाई का, बोरी कल्चर खत्म कर गया बेचारा। The change in ownership or even the death or bankruptcy of a owner does not affect the existence of a company. इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि अगर मलकियत चेंज हो रही हो, मालिक चेंज हो रहे हो, हत्ता के कहता है कि चाहे मर भी जाएं, चाहे बैंकरप्ट हो जाएं शेयर होल्डर्स, ऑनर्स, कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपनी जगह पे कायम, वो अलग इंसान है। इनके बदलने से, मरने से, बैंकरप्ट होने से कंपनी की सेहत पे कोई असर, ये पहले पढ़ के आए हैं हम, परपेचुअल सक्सेशन होती क्या है, कॉन्सेप्ट तो पहले पढ़ के आए हैं कि शेयर होल्डर जैसे मर्जी बदल रहे हो, कंपनी अपनी जगह पे कायम रहेगी। क्यों रहेगी, वो अपने मालिकों से सेपरेट पर्सन है। हाँ, कंपनी खुद भी इंसॉल्वेंट हो सकती है, फिर जाहिर बात है कंपनी को खत्म कर दिया जाएगा। याद रखेंगे मनोज जी जी। हाँ ले बेटा, नेक्स्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। देखो भाई, हम कंपनी क्यों बनाते हैं बोला, ताकि मालिकों की लायबिलिटी लिमिटेड हो। लेकिन वो कहते हैं कि जब लायबिलिटी लिमिटेड की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ भी लो कि किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। अब मेरे बच्चे, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी में 3 तरह के इंसान हैं आपके सामने, जिसकी लायबिलिटी में हमें शक पड़ता है कि किसकी लिमिटेड हुई है, किसकी लिमिटेड नहीं हुई। एक तो कंपनी खुद एक इंसान है, मानते हो कंपनी को इंसान? हाँ, नहीं माना तो अल्लाह माफ करे, आई कैप कितना टाइम देगा उसको मानने के लिए, 6 महीने। तो हमने कंपनी को इंसान मान लिया सर, कंपनी खुद भी एक इंसान है। कंपनी बनाने वाले भी कौन है, कोई ऐसा हो सकता है कंपनी बनाने वालों में कोई इंसान ना हो शामिल, नशे हो वो भी इंसान। मैं कसम हुई, मैं दिल कर करना, एक मिनट तो नहीं बहक जाते। चले अब भूलेंगे नहीं, वैसे मैं कह रहा हूं अब ये भूलेंगे। कंपनी बनाने वाले भी हमेशा कौन होते हैं, क्योंकि पीछे उसने बकवास की थी कि कंपनी के शेयर का मालिक कौन हो सकता है, हमेशा लीगल पर्सन, चाहे वो नेचुरल हो चाहे आर्टिफिशियल हो, लेकिन होगा हमेशा ही पर्सन, कोई ना कोई पर्सन ही उसका मालिक होगा। तो कंपनी बनाने वाले भी हैं, कंपनी खुद भी एक इंसान है, और कंपनी चलाने वाले भी, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये भी तो इंसान है, और ये हमेशा कौन सा इंसान है, नेचुरल पर्सन, इंडिविजुअल्स, बिल्कुल। ले बेटा, अब ये 3 इंसान आपके सामने, अब हमें देखना पड़ेगा इसमें से किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, किसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, किस पर अप्लाई होगा लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट, और किस पर अप्लाई नहीं होगा, और किस तरह अप्लाई होगा। तो 3 इंसान है जिसके लिए हम लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वो पूछा उसने पेपर में, एक्सप्लेन कर दें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी। जब वो ये लफ्ज बोलेगा कि एक्सप्लेन कर दें कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, तो फिर ये तीनों के तीनों आप बताएंगे, 4-5 नंबर का। तो बेटा चलो जरा सोच के मुझे बताएं, अगर हम बात करें यहाँ पे कंपनी के मालिकों की, सबसे पहले आपको क्या लग रहा है कि कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी कैसी होगी? इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। याद है हमने डिस्कस किया था कि अज्यूम कर लो ये कंपनी हमने बना ली, इस कंपनी के 10,000 शेयर्स हैं, 1 लाख रुपए को 10-10 रुपए के टुकड़ों में हमने 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। इन लोगों ने वो शेयर्स खरीदे हुए हैं सारे के सारे। किसी ने अज्यूम कर लो 10 शेयर्स खरीदे होंगे, तो 10 रुपए के लिहाज से उसने 100 पे किया होगा। किसी ने 100 शेयर्स खरीदे होंगे, 10 रुपए के लिहाज से उसने 1,000 पे किया होगा। ये तो उसने जो शेयर्स खरीदे, याद रखना ये कंपनी के शेयर्स हैं। वैसे जो बंदा जो शेयर्स खरीदेगा लाजमी तौर पे कंपनी को उतने पैसे देगा तो शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलते। और वो पैसा 100% कंपनी का होता है शेयर्स का, ये मालिकों का नहीं होता। मालिकों को क्या मिलता है बदले में, वो कागज का टुकड़ा जो शेयर्स है।
अगर मैं सीएफई कंपनी है, मैं इसका शेयर होल्डर हूं, मुझे बदले में कागज का टुकड़ा मिला और वो पैसे मैंने सीएफई को दे दिए और सीएफई ने वो पैसे अपने अगर तो यूज कर लिए या अपने अकाउंट में रख के बैठी होगी। और ये क्योंकि खुद इंसान है, इसका अपना बैंक अकाउंट होता है मेरे बच्चों, क्या रखोगे? और वो पैसे शेयर्स वाले कहां पे पड़े होते हैं? कंपनी के अकाउंट। क्या रखेंगे इस बार? ले बेटा, अब हुआ क्या, अज्यूम कर लो कल ये कंपनी अगर डूब जाती है, मुझे बताओ कि मालिकों का कोई पैसा डूबेगा? बिल्कुल डूबेगा। वो जो जितने को उन्होंने कंपनी को दे दिए थे पैसे मेरे बच्चे, वो तो डूबेंगे। हाँ, उसके बाद भी अगर इस कंपनी के सर पे लायबिलिटीज हो तो उसके मालिक जिम्मेदार नहीं होंगे। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी के मालिकों की लायबिलिटी कैसी है? वो लिमिटेड। अब अगली बात आएगी, सर कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी है? हाँ, कंपनी खुद एक इंसान है, याद रखना। और ये कंपनी खुद इंसान जो कारोबार कर रही है वो एज ए सोल ट्रेडर कर रही है। इसकी लायबिलिटी बिल्कुल सोल ट्रेडर की तरह होती है। याद है कि जब सोल ट्रेडर में क्या होता था, जब कारोबार में नुकसान होता था तो घर बार बिकता था, घर के एसेट बिकते थे। इसलिए कंपनी, अज्यूम कर लो कि कंपनी की खुद की लायबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड। कल मेरे बच्चे जब ये कंपनी खत्म हो रही होगी तो लोगों की लायबिलिटी पे करेगी, चाहे इसको अपने एसेट बेच के पे करनी पड़े। क्या रखोगे? इसका मतलब कंपनी की खुद की लायबिलिटी, ये आम इंसान है बिल्कुल सोल ट्रेडर की तरह। यानी कि ये कंपनी का सारा कॉन्सेप्ट हमने शेयर होल्डर को बचाने के लिए किया हुआ। बनाया हमने एक इंसान आर्टिफिशियल, लेकिन उसको नहीं बचाया हमने। किसको बचाया? मालिकों को। यानी कि ये जो जितने तगड़े लोग हैं, इन लोगों ने अपने कारोबार को, अपने आप को महफूज रखने के लिए ये सारा सेटअप बनाया हुआ। ये अंग्रेजों की इजाद है। खैर वापस आए तो कंपनी की खुद की लायबिलिटी कैसी होगी मेरे बच्चे? कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड। अब अगली बात आ गई कंपनी के डायरेक्टर्स। क्या कंपनी के डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी हुआ करेगी? लिमिटेड या अनलिमिटेड? हाँ, यहां पे लफ्ज बोला करेंगे नो लायबिलिटी। यहां पे क्या लफ्ज बोला करेंगे? नो लायबिलिटी। फर्क है मेरे बच्चे इन तीनों लफ्जों में। यहां पे लायबिलिटी है लेकिन लिमिटेड है, यहां पे लायबिलिटी है लेकिन अनलिमिटेड है, यहां पे लायबिलिटी है ही नहीं डायरेक्टर्स की। अब आप सोच रहे होंगे सर वो शेयर होल्डर ही तो कंपनी चला रहे हैं, इनकी क्यों नहीं लायबिलिटी? मेरे बच्चे अभी तो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि डायरेक्टर मालिकों से सेपरेट अलग है। तो डायरेक्टर चाहे सारे के सारे शेयर होल्डर कंपनी चला रहे हो, वही चला रहे हो अकेले, चाहे बाहर से भी कोई ना हो, उसके बावजूद मेरे बच्चे डायरेक्टर्स चाहे जो मर्जी गलतियां करते रहे, इसकी कोई लायबिलिटी। लेकिन गलतियां का मतलब यहां पे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। अगर डायरेक्टर कंपनी को अपनी औकात में चलाएंगे, जो अथॉरिटी हमने उनको दी होगी उसमें चलाएंगे, कंपनी चाहे डूब भी जाए, इनका कोई कसूर नहीं होगा, इनकी कोई लायबिलिटी नहीं। लेकिन अगर डायरेक्टर ने अपनी औकात से बाहर कोई हरकत की, जितनी की हरकत औकात से बाहर होगी उसके लिए खुद जिम्मेदार होते हैं पर्सनली। जस्ट एग्जांपल, हमने ये देखेंगे औकात कैसे सेट करेंगे। दो डॉक्यूमेंट्स हुआ करेंगे, एक हुआ करेगा मेमोरेंडम, एक हुआ करेगा आर्टिकल। कंपनी के डायरेक्टर्स की औकात हम आर्टिकल्स के जरिए सेट किया करेंगे। हमने डायरेक्टर्स को कह दिया कि आप एट ए टाइम मैक्सिमम 10 मिलियन तक लोन ले सकते हो, इससे ज्यादा लोन नहीं लेना आप। हमने डायरेक्टर्स को कह दिया कि आप उधार देना चाहें तो 5 लाख तक का उधार दे देना, इससे ज्यादा कभी उधार न देना। हमने ये कह दिया उनको। डायरेक्टर भागे गए, जाके बैंक से 15 मिलियन का लोन ले लिया। कितना ले सकते थे? 10 मिलियन। ये ऊपर के 5 मिलियन के लिए कौन जिम्मेदार है? ये डायरेक्टर खुद जिम्मेदार है। हाँ, कंपनी मालिक चाहे तो माफ भी कर सकते हैं उसको, ये भी याद रखिएगा, याद रखोगे। तो डायरेक्टर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती, कब तक? जब तक वो विद इन अथॉरिटी काम कर रहे हो। अगर उन्होंने अथॉरिटी को क्रॉस किया तो फिर उसके लिए वो खुद जिम्मेदार, लेकिन जितना का क्रॉस किया हो। याद रखोगे इस बात। अब मुझे बताओ कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है वाला? अनलिमिटेड। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? और कंपनी के डायरेक्टर चलाने वालों की लायबिलिटी? नो लायबिलिटी। लेकिन ये लफ्ज आधा बोला, नो लायबिलिटी वाला। ये अब इसके लिए लफ्ज बोलेंगे अगर तो विद इन अथॉरिटी काम कर रहे होंगे तो नो लायबिलिटी, अगर अथॉरिटी से तजावज करेंगे तो फिर लायबिलिटी होगी। क्या रखोगे इस बात? नहीं बेटा, ये कोई सवाल था किसी का? हाँ, सोने में कारोबार करते हैं ना, पाकिस्तान में जो कंपनियां डिपेंड करता है मेरे बच्चे। ऐसा कोई नहीं है कोई कंपनी हो और उसमें लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, शेयर होल्डर की वो कहीं नहीं हो यार। ये जो समझा रहे हैं ऐसे ही होता है। आपने किसी सोल ट्रेडर से आपका वास्ता पड़ा, वो कंपनी उसने बनाई नहीं हुई। यार होता है ना कि ये देखो आपकी जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके बाद भी एंड एंड को लिखा होता है। एंड को से कोई कंपनी तो नहीं ना बन जाता, एंड कंपनी लिखने से भी कंपनी नहीं बनता जब तक उसको कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट ना करवा ले। दो भाई हैं या कोई दोस्त हैं, नवीद एंड कंपनी, मान लो कि आप मेरे साथ मिलकर कोई कारोबार करना चाह रहे हो, हमने नवीद एंड कंपनी के नाम से बाहर नाम लिख दिया, हम कंपनी हैं। तो कंपनी नहीं जब तक उसको रजिस्टर नहीं करवाओ, तो वो पता नहीं वो कैसे कारोबार कर रहे होंगे, अब मुझे थोड़ी पता है। हम तो यहाँ पे जिस तरह जो डिस्कस कर रहे हैं ऐसा ही होता है।
हाँ, अनलिमिटेड कंपनी में जाके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आप, वहां पे इस तरह का मामला हो सकता। थोड़ा सा रुक जाओ, ले बेटा जल्दी से देखिएगा इसको। कहता है कि लायबिलिटी ऑफ कंपनी, कंपनी की लायबिलिटी है कि नहीं, कैसी लायबिलिटी है? कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाइज टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, सिर्फ सिर्फ इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। A company is fully liable for all its debts and other liability just as any other person is fully liable. Any other person का मतलब यहाँ पे क्या है बोला, वो जैसे सोल ट्रेडर, जैसे पार्टनर अपने कारोबार के लिए पूरे के पूरे लायबल होते हैं आम इंसानों की तरह। तो मेरे बच्चे ये कंपनी भी आम इंसानों की तरह अपने डेट्स के लिए फुल्ली लायबल होगी, जो भी उसने इंकर किए हैं। मालिक तो नहीं जिम्मेदार होंगे, लेकिन कंपनी की लायबिलिटी, कंपनी की जान उस वक्त तक नहीं छूटेगी जब तक वो सारे पैसे वापस नहीं कर देगी, चाहे उसको सारे एसेट बेचने पड़े। हाँ, सारे एसेट बेच के भी लायबिलिटी पूरी ना हो तो फिर बेचारे उसका नुकसान हो जाएगा अगले बंदे। क्या रखोगे इस बात, क्योंकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा अपने एसेट बेच के दे सकती है और तो कुछ भी नहीं होता उसके पास। जब बेटा ये छोटी छोटी बातें आपने याद रखनी कि जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किस पर अप्लाई नहीं होता, कंपनी के अपने आप के ऊपर अप्लाई नहीं होता। किस पर अप्लाई होता है? मेंबर्स के ऊपर। कंपनी के खुद के ऊपर अप्लाई नहीं होता, बल्कि मेंबर्स पर अप्लाई होता है। लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर कैसी है बोला, फिर आधा लफ्ज विद एन अथॉरिटी काम कर रहे होंगे तो नो लायबिलिटी, लेकिन अगर डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर्स ऑफ ए कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, सारी बातें मेरे बच्चे ये एजेंट आगे जाके पढ़ेंगे हम उसके अंदर, बी लॉ के अंदर। हाँ, एक कॉन्सेप्ट होता है एजेंट का। हर वो काम जो आप खुद कर सकते हो, खुद करने की बजाय अगर अपना काम आप किसी और से करवा लें, वो कोई और आपका एजेंट होता है। और अगर वो एजेंट कुछ गलत कर दे, उस एजेंट की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी होती है जिसके बिहाफ पे वो काम कर रहा होता है। यानी कि मैंने आपको पढ़ाना समझाने के तौर पे कर रहा हूं। यहाँ पे कुछ जगहों पे एजेंट अपॉइंट नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन अगर आप मान जाए मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने कहा कि मेरी जगह पे सकलैन पढ़ाएगा, अब मेरा काम कौन कर रहा है? सकलैन। अगर सकलैन ने कुछ गलत कर दिया तो जिम्मेदार कौन है? मैं। याद रखोगे? इसलिए वो कहता है कि ये जो डायरेक्टर हैं ये तो मालिकों के एजेंट हैं, ये मालिकों के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। अगर कुछ गलत हुआ तो उसमें डायरेक्टर जिम्मेदार नहीं है। अब आप कहेंगे सर मालिक जिम्मेदार होंगे, मालिक कह लो जिम्मेदार होंगे, लेकिन उनकी लायबिलिटी कैसी है? वैसे लिमिटेड है। बात समझ आ रही है कि नहीं? सात अल्फाज में जिम्मेदारी नहीं। तो कहता है कि द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर ऑफ ए कंपनी एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एज एन एजेंट एंड प्रोवाइडर दे एक्ट विद इन देयर पावर। ये बड़ी अहम बात है मेरे बच्चे, अपनी औकात में काम कर रहे हो एंड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ये देखेंगे आगे लॉ के लफ्ज, यहां पे 3 लॉ का लफ्ज जब भी आए उसका मतलब क्या है? 3 चीजें, कंपनी एक्ट, मेमोरेंडम, आर्टिकल। कंपनी कानून के मुताबिक चलती है। जब कानून की बात आए कंपनी के तो क्या लफ्ज बोलेंगे? कानून में कितनी चीजें शामिल हैं? 3, मेमोरेंडम, आर्टिकल और कंपनी एक्ट 2017। खाली उसने लफ्ज तो यहाँ पे लॉ लिख दिया ना, लेकिन लॉ का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा कि सिर्फ कंपनी एक्ट 2017, नहीं, इसमें कौन सी चीजें शामिल है? और मेमोरेंडम और आर्टिकल भी शामिल है। ये जब बन जाते हैं तो ये कानूनी बन जाते हैं मेरे बच्चे। जैसे हम आपस में 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कानून बन जाता है। अब आपने पूरा करना, अगर नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, जैसे आपने मुल्क का कानून तोड़ा है। इसी तरह ये मेमोरेंडम और आर्टिकल हम खुद बनाते हैं, जब ये बन गए तो मेरे बच्चे कानून बन गया। अब इसके मुताबिक आपने कंपनी को चलाना, अगर उसके मुताबिक ना चलाए तो आपने गैर कानूनी काम किया। क्या रखोगे इस बात को? तो लॉ का यहाँ पे मतलब क्या है? 3 आगे पढ़ेंगे। अभी ये अगला टॉपिक वही आ रहा है कि कंपनी को चलाने के लिए जो गवर्नेंस के लिए कौन से लॉज होते हैं। दे विल नॉट बी पर्सनली लायबल, ये पर्सनली लायबल नहीं होंगे फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी। कब पर्सनली लायबल नहीं होंगे? अगर ये विद एन अथॉरिटी, विद एन पावर या इन अकॉर्डेंस विद काम कर रहे हैं, इन अकॉर्डेंस विद लॉ काम कर रहे हैं, तो फिर ये जिम्मेदार नहीं। लेकिन अगर इन्होंने अपनी पावर से तजावज किया या इन्होंने कानून की जानबूझ के खिलाफ वर्जी, जैसे लिखा हुआ कि हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करेंगे और ये मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, फिर तो फंसेंगे। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि गैर कानूनी काम कर रहे हैं, मना किया था इनको ये काम नहीं करना आपने, तो फिर मेरे बच्चे इनकी लायबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज डायरेक्टर की लायबिलिटी नहीं होती। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर मालिकों के एजेंट हैं। तो जब एजेंट अपनी औकात में रहता हुए काम कर रहा हो, कुछ गलत हो भी जाए तो मालिक जिम्मेदार हो सकते हैं, एजेंट जिम्मेदार नहीं होता। इसलिए तो हमने मालिकों से इसको लैदा किया था। अगर ये मालिकों से लैदा ना करते, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट ना होती, तो ये ऐसे ही होना था कि कंपनी को कौन चला रहे हैं? मालिक चला रहे हैं, तो काम खराब हो जाना था मेरे बच्चे। फिर कोई एजेंसी वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। ले बेटा, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है बोला? ये लिमिटेड होती है। और लिमिटेड कहां तक होती है बोला? जितने उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स खरीदे होते हैं, जितना पैसा कंपनी को दे दिया। अब मेरे बच्चे कल कंपनी डूबी तो वो पैसा लाजमी लेकर डूबेगी साथ। हाँ, अगर उसके बाद भी कोई लायबिलिटी हो तो उसके लिए मालिक जिम्मेदार नहीं है। कहता द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी अप्लाई टू द ओनर्स ऑफ ए कंपनी ओनली। ये लिखना चाहिए था इसको, ताकि बच्चे बेचारे मासूम बच्चे हैं, ये भूल जाते हैं।
ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट सिर्फ किस पर अप्लाई होता है? मेंबर्स के ऊपर। अब आप ये नहीं कहना सर यहाँ पे शेयर होल्डर क्यों नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेंबर बगैर शेयर होल्डर वाला भी आ गया, क्योंकि वहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट होगा, उनकी लायबिलिटी भी कैसी होगी? लिमिटेड होगी। लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ ए कंपनी फॉर द डेट्स ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। हाँ, जितना पैसा लगा। एक और चीज देखना, क्योंकि आगे जाके हमने इसके एक्सेप्शन पढ़ने लगे हैं। ये एक्सेप्शन है, और आई कैप को एक्सेप्शन हमेशा बड़ी पसंद है। एक्सेप्शन हर एक को पसंद होती है, ऐसे ना मेरे घर में सारे नालायक हैं, एक लायक है, एक्सेप्शन है, सारे घर को पसंद है, ऐसे ही ना। सारे सबके बालों के बेचारों के बाल गिर गए हैं, एक के बाल है, ये एक्सेप्शन है, पसंद है। कहने का मतलब कि एक्सेप्शन हमेशा हर एक को पसंद होती है। हाँ, ले बेटा, तो याद रखना आई कैप एक्सेप्शन ढूंढता है, और बाज का तो पूरे का पूरा सवाल एक्सेप्शन पे बना देता है। 3-4 पूरे सिलेबस में से एक्सेप्शन इकट्ठी करता है और उनको कहता है कि इन सब की एक्सेप्शन बता दो, इन पॉइंट्स। तो याद रखना, हम पढ़ क्या रहे हैं बोला, लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड, लेकिन इसकी एक्सेप्शन भी है, यानी कि जब मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगी, यानी कि उससे हम मजीद पैसे भी लेंगे। अब वो कैसे हो सकता है? अजीब सी बात होगी। ये तो सारे कॉन्सेप्ट आपने सब सुबह की थोड़ी बहुत जो समझ आई थी, पहले तो आ नहीं रही थी समझ, जो थोड़ी बहुत आई थी वो भी गई। अज्यूम कर लो एक इन मेंबर्स में से एक मिस्टर ए है, उस मेंबर ने इस कंपनी के 100 शेयर्स खरीदे, 10 रुपए का एक शेयर था, कितने पैसे देने थे मेरे बच्चों? उसने 1000 देना था, ऐसे ही मेरे बच्चों। लेकिन ये मिस्टर ए थोड़ा सा गरीब था मेरे बच्चों, ये गरीब था, इसके पास थे 700 रुपए। इसने कंपनी को कहा कि मुझसे 700 रुपए ले लो और ये 100 शेयर मुझे दे दो। 700 ले लो अभी, 300 रुपया मैं क्या करूंगा, 300 आपको बाद में पे कर दूंगा। ये 300 उसका पेबल है। पुराने वक्तों के अंदर होता क्या था कि जब कोई बंदा इस तरह शेयर्स खरीदता था कि कुछ पैसे दे दिया करता था और कुछ अभी पेबल हुआ करते थे, ऐसे शेयर्स को कहते थे ये पार्शली पेड शेयर्स हैं। ये क्या हैं? ये पार्शली पेड शेयर्स हैं। पार्शली पेड शेयर्स ऐसे शेयर्स जिनके ऊपर कुछ पैसा पे कर दिया और कुछ पे करने वाला रहता है। जैसे अभी यहाँ पे आप लोग बैठे हुए, कुछ फुली पेड हो, कुछ पार्शली पेड हो। किसी ने पूरी फीस दे दी होगी, किसी ने अभी कुछ पे कर दी होगी, कुछ बाद में पे करनी होगी। तरीकाकार है कॉलेज का, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिसने बेचारे ने पूरी पे कर दिया वो पछता रहा होगा, ये कैसे हो सकता है सर, है ये पहले क्यों नहीं बताया किस तरह का मामला हो सकता है? बेटा लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारियां जितनी जल्दी पे कर दो, अदा कर दो, ज़हनी तौर पे आप सुकून में रहेंगे। अगर ये है कि पैसे घर वालों से ले लिए लेकिन खा पी लो और बाद में फिर, तो मेरे बच्चे एक नई उलझन में फंस जाएंगे। वो घर वालों से झूठ बोलेंगे, फीस के लिए खुश होते ना, पैसे आपने खा लिए, और घर वालों से फिर पता नहीं किस मकसद के लिए पैसे ले रहे होंगे ताकि मैं फीस दूँ, झूठ कोई और बोल रहे होंगे, तो मेरे बच्चे एक झूठ वाली जिंदगी शुरू हो जाएगी। तो छोटी छोटी हरकतों से हमारी ये झूठ वाली जिंदगी शुरू हो जाती है। कोशिश किया करें ये ना ले बेटा। वापस आए, तो पार्शली पेड शेयर्स कौन से होते हैं बोला? ऐसे शेयर्स जो हमने खरीदे उन पे कुछ पैसा पे कर दिया और कुछ पे करने वाला रहता हो, उसको पार्शली पेड शेयर्स कहते हैं। अब अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, कल ये कंपनी डूब गई, कल ये कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई। अब बाकी मेंबर ने सबने अपने पूरे पूरे पैसे दिए हुए, कंपनी उनको तो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन क्या मिस्टर ए को कह सकते हैं सर आपकी तरफ तो हमारा भी 300 रुपया रहता वो तो ला कर दो ना, है? तो क्योंकि अब देखो ना, कंपनी जब खत्म होती है ना, इंसॉल्वेंट हो रही है या वैसे कंपनी हम वो कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कंपनी के सारे पैसे पूसे इकट्ठे करके, सब पैसे इकट्ठे करके, हम अज्यूम कर लो, समझा रहा हूं, एक ग्राउंड में इकट्ठे कर लिए ताकि लोगों की लायबिलिटी पे करनी है इस सारे पैसे से। लेकिन जब वो सारा इकट्ठा कर लेंगे, हम कहेंगे कि कोई ऐसा है जिसने कंपनी के पैसे देने हैं, वो जो डेटर्स हैं उनसे पैसा भी रिकवर करेंगे, लेकिन फिर उस शेयर होल्डर की तरफ भी हमारा ध्यान रहेगा, भाई तू भी तो सारा 300 रुपया देंगे, चल दे, उससे भी 300 रुपया लेंगे और उसमें उस वो जो ढेर लगाया हमने पैसों का और सारे उसमें शामिल कर देंगे। फिर हम लोगों की लायबिलिटीज पे करेंगे, पे करने के बाद अगर कुछ बचे तो फिर इसमें डिवाइड कर देंगे। लेकिन कंपनी का हक है जिसने उधार पे शेयर्स लिए हों उससे पैसे मांगे। लेकिन अब मांगेगी किस टाइम? अगली बात, क्या सर ये पैसे कंपनी अपनी जिंदगी में मांग सकती है या जब डिसॉल्व होगी, खत्म हो रही होगी, वाइंडिंग अप हो रही होगी, ये तभी मांग सकती है? दोनों सूरतों में मांग सकती है। ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, ये डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है कि अगर कंपनी ने शेयर्स उधार पे बेचे हो तो डायरेक्टर जब चाहे उस बंदे से पैसे मांग सकते हैं, वाइंडिंग अप के मौके पर भी और कंपनी की जिंदगी में भी। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आगे जाके हमने कुछ ऐसा पैसा भी डिस्कस करना है जो सिर्फ वाइंडिंग अप के मौके पर ही मांगा जा सकता है मेंबर से। तो जब वो बताऊंगा तो फिर यहां पे दोबारा लाके लिंक कर दूंगा। आपको याद है पीछे हम एक बात पढ़ के आए थे कि जब कोई शेयर होल्डर पार्शली पेड शेयर्स खरीदता है तो जो डायरेक्टर हैं उससे पैसे कंपनी की वाइंडिंग अप पर भी मांग सकते हैं और जिंदगी में भी मांग सकते हैं। लेकिन वो जो पैसा हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो पैसा मेंबर से ही मांगना है, लेकिन कब मांगना है? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वो जिंदगी में मांग ही नहीं सकते। याद रखोगे इस बात को? अब दोबारा वापस हम, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी होती है? लिमिटेड होती है। क्या इसकी कोई एक्सेप्शन है? क्या एक्सेप्शन है इसकी?
अगर किसी मेंबर ने पार्शली पेड शेयर्स खरीदे हों तो मेरे बच्चे फिर जाहिर बात है कि उसने अभी जब तक वो शेयर्स के ऊपर पूरा पैसा पे ना कर दे उसकी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती मेरे बच्चे। लिमिटेड लायबिलिटी तब होगी जब वो सारी अपनी अमाउंट पे कर देगा, और अब लिमिटेड है, अब मजीद वो जिम्मेदार नहीं है। जी बेटा, हाँ बिल्कुल। जब आप प्लॉट कोई खरीदते हो किस्तों के ऊपर तो आपको याद होगा, आपको तो फाइल मिल जाती है, और कुछ इंस्टॉलमेंट अभी आपकी ड्यू भी है, तो वो फाइलें आगे बिक रही होती हैं, तो बिल्कुल बिक सकती है। लोग लीज पे गाड़ियां लेकर आगे भेज देते हैं, बिल्कुल बिक सकती है। जी सारी बात है, वो आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह कल, कि जब आप एसेट बेचेंगे, ये शेयर बेचेंगे, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस अल्फाज दो हैं। राइट्स एंड, अगर तो पूरा पे करते हैं तो फिर शेयर होल्डर का तो कोई ऑब्लिगेशन होता ही नहीं, लेकिन अगर पार्शियल पेड शेयर्स हों तो फिर राइट भी और ऑब्लिगेशन भी दोनों ट्रांसफर होते हैं। कोई और सवाल? हाँ, फिर जो प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, तो फिर वो पेड अप वैल्यू पे मिलता है, पेड अप पे मिलता है जितना पे किया। ये तो फिर 1 रुपया दे के बाकी सारा ऐसे करें, और जितना पेड अप हो पेड अप पे मिलता है। ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ये आगे कल इन चीजों में। ले बड़ा बस आखिरी बात खत्म करते हैं, 29 मिनट हो गए। कहता है कि इन द कंपनी एंड दे डोंट हैव टू पे एनी अदर अमाउंट इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी, यानी कि जितना पैसा इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं उतना ही पैसा कंपनी को देना है, और वो दे देते हैं। जब वो दे दिया उन्होंने, अब मजीद या किसी तरह का पैसा कंपनी को देने के लिए लायबल नहीं। जब कंपनी वाइंडिंग अप में भी चली जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी के सर पे करोड़ों अरबों की लायबिलिटी हो, लेकिन शेयर होल्डर जिम्मेदार नहीं है। हाँ जिम्मेदार होते हैं, कहां तक? जितने उन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं उतना पूरा पैसा देना होता है। अगर एक बंदे ने 10 लाख के शेयर्स खरीदे तो 10 लाख उसको देना पड़ेगा कंपनी। अगर उसमें से अभी 8 लाख दिया तो 2 लाख कंपनी मजीद मांग सकती है। इसके एक्सेप्शन देखो, पार्शियल पेड शेयर्स, देयर इज एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ नो फर्दर लायबिलिटी, ये जो ऊपर भी आपने पढ़ी है, इसकी एक्सेप्शन है। वो क्या है? बट ओनली, लेकिन ये सिर्फ तब होगी, यानी कि पाकिस्तान में शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी है लिमिटेड है, इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं। यानी कि कभी किसी ने सोचा ना कि इसके अलावा किसी और तरीके से भी शेयर होल्डर से पैसे निकलवाए जा सकते हैं? कोई नहीं है मेरे बच्चे। इवन एक चीज आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर हम कानून भी बना देना कि शेयर होल्डर मजीद शेयर लें। हाँ, ये सीएफई हम चला रहे हैं, हम सब लोग शेयर होल्डर हैं। हमने कानून कौन सा बोला? मेमोरेंडम और आर्टिकल। हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल में चेंज करके ये बात लिख दी, ये जो करंट शेयर होल्डर है इस कंपनी के मजीद शेयर की हमें पैसों की जरूरत है, आप वो भी नहीं करवा सकते। याद रखोगे? चाहे आप कानून बना दिया आपने मेरे बच्चे, वो भी आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। ये इसलिए मेरे बच्चे, ये बट ओनली कानून में बड़ी अहमियत रखता है। कहता सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है, वो क्या है, कब है बोला? जब शेयर इशू किए हों और वो शेयर अभी फुल्ली पेड ना, यानी कि उधार पे अगर किसी ने शेयर खरीदे तो फिर आप जो बाकी पैसा रह गया वो उससे मांग सकते हैं। कहता प्लीज नोट दैट, ये एग्जांपल के नीचे लफ्ज लिखा हुआ, एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा, वो मैंने आपको समझा दिया। एग्जांपल के नीचे ये लाइन लिखी हुई है मेरे बच्चे, ये सिलेबस का हिस्सा है, इसको एग्जांपल का हिस्सा नहीं समझना आपने। किताबें मेरे बच्चों, किताबें मेरे बच्चे कल खरीद लेनी है आप लोगों ने। कदीर तू रजिस्टर से देखना, तेरे इतने लाइन लग जाएगी। लाइन मिल गई? हाँ, ये लाइन लिखी हुई है, प्लीज नोट दैट एट प्रेजेंट कंपनीज, सॉरी प्रेजेंट के बाद कॉमा नहीं, ये गलत लिखा हुआ, प्रेजेंट के बाद कॉमा लगा दो, सही हो जाएगा। तो गोली मारो, पढ़ लेते हैं। एट प्रेजेंट यानी कि आज के दौर में, ये कहना ये चाह रहा है आज के दौर में। एट प्रेजेंट कंपनीज, हाँ ये होना चाहिए था, एट प्रेजेंट कंपनीज आर जहां पे भी लगाना था यार गोली मार, आर प्रोहिबिटेड टू इशू पार्शली पेड शेयर्स, यानी कि कंपनीज को मना है आज के दौर में कि वो पार्शली पेड शेयर इशू कर ही नहीं सकती। ये कानून ही बदल दिया है, यानी कि पुराने वक्तों में हुआ करते थे उधार पे शेयर्स, आज के दौर में कंपनी को प्रोहिबिटेड, अच्छा प्रोहिबिटेड वो होता है जो काम हराम हो, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। कुछ काम होते हैं रेस्ट्रिक्टेड, कुछ होते हैं प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड होते हैं जो कर ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, रेस्ट्रिक्टेड वो होते हैं जो कर सकते हो लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं, पूरा करो और वो काम करो। यहाँ पे लफ्ज क्या लिखा उन्होंने? प्रोहिबिटेड, यानी कि आज के दौर में पार्शली पेड शेयर इशू करना हराम, गुनाह कबीरा है, कर ही नहीं सकते। अगर किसी डायरेक्टर ने कर दिया तो उसके लिए फुल्ली जिम्मेदार होते हैं। याद है अभी हम पढ़ के डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं कि नहीं, औकात में रहेंगे। कानून ने औकात बता दी कि किसी को पार्शली पेड शेयर इशू नहीं करने, क्योंकि डायरेक्टर इशू करते हैं। अगर डायरेक्टर ने पार्शली पेड शेयर इशू कर दिया तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? डायरेक्टर पर्सनली जिम्मेदार होगा। क्या रखोगे मेरे बच्चे? तो यहां तक आप लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ के, देखो मेरे बच्चे, मैं दोबारा आपको याद करवा दूं, इस सब्जेक्ट को हमने इंशाल्लाह क्लास में ही तैयार करना है। बस कोशिश करें आते रहें और डेली का डेली यहाँ पे 1.5 घंटा देते रहें। पिछला भी जो पढ़ा होगा वो भी याद होगा साथ साथ, और इंशाल्लाह जो साथ साथ पढ़ रहे होंगे वो भी याद होता रहेगा। और जब हम तीसरे चौथे चैप्टर पे पहुंच जाएंगे, 8वें 10वें पे पहुंच जाएंगे, तब भी आपको पिछला साथ साथ याद करवाया जाएगा। इसलिए इंशाल्लाह इस बात में आप परेशान ना होइएगा।
क्योंकि इसलिए मैंने सब्जेक्ट पूछे कि 3 3 4 4 पेपर दे रहे हो, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस करो इंशाल्लाह। इसके बारे में बहुत ज्यादा फिक्रमंद ना हो, ये नहीं कि बिल्कुल ही फिक्र ही उतार रहा रौले मुका राणे ने मुकाता। और भाई जे अल्लाह माफ करे नहीं समझ आ रही तो घर जाके पढ़ो, समझ आ गई, याद हो गया यहाँ पे तो इट्स ओके, फिर आगे मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं। कोई सवाल?